श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मृणाल तिघरे, इनका सवाल ऐसा है कि जब भी मैं लोगों के सामने कोई पुरोगामी विचार रखने के लिए जाता हूं तो मैं इस ढंग से बोलता हूं कि लोगों को लगता है मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं। शायद मुझे अंदर से भी गुस्सा आता है। देखिए, जो भी विचार आपके हैं, किसी भी व्यक्ति के हैं, उन विचारों के साथ में वो इमोशनली जुड़ जाता है। अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है कि लोग मूर्खता कर रहे हैं, लोग गलत ढंग से सोचते हैं, गलत ढंग का आचरण करते हैं, और फिर उसके खिलाफ आप कोई बात उनके सामने आप रखना चाहते हो, तो शायद आप इमोशनली अंदर से बहुत इमोशनल बन जाते हो और इस कारण यह गुस्सा झलकता है। लेकिन भाषण देते वक्त आपका अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए, बहुत सुंदर कंट्रोल चाहिए। यह सुंदर कंट्रोल होना और इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह से होना बहुत आवश्यक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका आप मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करने के बाद में आपके ध्यान में आएगा कि आप लोगों को मूर्ख समझ रहे हो, या फिर इनको अक्ल नहीं है, ऐसा कहीं तो भी आपको लग रहा है, या फिर ये मेरे लोग होकर भी क्यों नहीं ऐसा यानी अच्छी बात समझते, सुनते, अमल में लाते, क्यों गधाबंद करते हैं, ऐसा आपको अंदर से लगता है। तो इमोशन के जरिए तो ये बात हल नहीं होने वाली, या फिर आप इमोशनल होने के कारण तो ये बात हल नहीं होने वाली। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बात इस ढंग से रखने पड़ेंगे कि लोग सुने आपको। उसमें गुस्सा होकर बोलेंगे तो नहीं होगा। भाषण में अगर कोई आपकी इमोशन व्यक्त होती है तो उसका बहुत प्रभाव लोगों पर होता है, क्योंकि आम इंसान इमोशनल होता है, वो आपके इमोशन के साथ में जुड़ जाता है। तो गुस्से के इमोशन के साथ में तो वो जुड़ेगा नहीं, उल्टा उसको लगेगा कि ये गुस्सा हम पर निकाल रहा है या फिर और किसी पर निकाल रहा है। कंसर्न की इमोशन होनी चाहिए। आप सामने के व्यक्तियों के बारे में बहुत सोचते हो, उनके भलाई का सोचते हो, उनको अपना समझते हो, ये कंसर्न लोगों तक पहुंचना चाहिए, अपनापन लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप उनकी केयर करते हुए उन तक पहुंचनी चाहिए, ये इमोशंस आनी चाहिए। ये होती है आप में, लेकिन वो गलत ढंग से आगे आती है। वो सही ढंग से आए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा। हुआ है, समझो ये प्रसंग हुआ, आपने इस ढंग से बोल दिया, लोगों को लगा आप गुस्से में बोल रहे हो। उस दिन जब घर में आप पहुंचो, रात को खाना वगैरह खाने के बाद में शांति से बैठिए, उस बात का मूल्यांकन कीजिए, कागज पर लिखिए। अपने आप को करेक्ट करने का यह तरीका है, यानी अपने आप को हर क्षेत्र में करेक्ट करने का यह तरीका है। भाई मैं इस ढंग से आज बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोला उसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर पता चलता है तो उस कारण के बारे में सोचिए। कैसे मैंने बात रखनी चाहिए, इसके बारे में सोचिए, और वो पेन डाउन कीजिए, कागज पर लिखिए। अपने आप को डिसिप्लिन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप कागज पर लिखने के तरीके से सोचते हो तो आपकी सोच को, सोचने के तरीके को आप एक डिसिप्लिन करते हो। नहीं तो हमारी सोच कहीं भी चली जाती है। अभी ये सोच रहे हैं, उसी में से कुछ तो भी सोचने लग गए हैं, जिसको विचारों में भटकना कहते हैं, ऐसा हो जाता है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए वो पॉइंट्स लिखना बहुत महत्व का होता है। तो मैं ऐसा बोला हूं, लोगों को गुस्से में मैं बोलता हूं या बोल रहा हूं, ऐसा लगा, क्यों, उसके पीछे का कारण क्या, अपने आप को समझ लो, लिखो।
क्या एग्जैक्टली होना चाहिए ये लिखो, और फिर तय करो अपने आप में, मन में तय करो कि नेक्स्ट टाइम इस ढंग से नहीं होगा, अलग ढंग से होगा, कि लोगों को लगे कि मैं कंसर्न हूं उनके बारे में बहुत सोचता हूं, मेरा उनके प्रति प्रेम है, गुस्सा नहीं, इस ढंग से मैं अपनी बात को रखूंगा। ये अपने आप को आप करेक्ट करते जाइए, ये आप में से निकल जाएगा। मैं तो अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करता हूं। बहुत ही अतार्किक तरीके से लोग बर्ताव करते हैं। आम इंसान को, जो थोड़ा बहुत सोचने वाला होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या लोग विश्वास रख सकते हैं, कैसे ठगे जाते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। यही प्रतिक्रिया उनके मन में आती है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को वहां देखता हूं, क्योंकि एक जमाने में मेरे विचार वो थे, मैं भी इसी ढंग से ठगा जाता था। तो कंसर्न आ जाता है आपके बोलने में, लोग मूर्ख है ये सेंस कभी नहीं आता है। इस ढंग से हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा, और हमारे व्यक्त होने के तरीके हमको बदलने पड़ेंगे। और हम जब बार बार सोचते हैं, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छे ढंग से सुधार आते हैं। आगे, जब मैं हॉल में बोलता हूँ तो मेरी आवाज अच्छी होती है, मगर मैदान में आवाज काफी है। माइक पे बोलते हुए गला सूखता है, क्या उपाय करूं? सुयोधन देशमुख, इनका सवाल ऐसा है कि जब मैं हॉल में बोलता हूं तो मेरी आवाज बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब मैं मैदान में बोलता हूं तो मेरी आवाज कांपती है, गला सूखता है। तो सबसे पहले इसका मूल्यांकन करते वक्त आप देखिए कि इसके पीछे साइकोलॉजी है या और कोई कारण है। मैदान में शायद हवा आती है ज्यादा, खुला होने के कारण जो हवा आती है वो आपके बोलते वक्त आपके मुंह में चली जाती है, इस कारण आपका गला सूखता है। या फिर आपको रिबाउंड आवाज सुनने की जो आदत हॉल में होती है, वो वहां पर ठीक ढंग से रिबाउंड आवाज सुनाई नहीं देती है, इस कारण उसका कुछ साइकोलॉजिकल असर आप पर होता है, इस कारण गला सूखता है। क्योंकि गला सूखना ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल है। जब भी हम डिप्रेस होते हैं या फिर एंजाइटी ज़्यादा बढ़ती है, तब शायद हमारा गला सूखता है, ये हो सकता है। या फिर केवल मैदान में व्याख्यान में दे रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, इसी का डर कहीं तो भी मन के अंदर है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो भी कारण है आपको पता चल जाएगा, और उस कारण को परास्त कर दीजिए, उसका निराकरण कर दीजिए। बार बार अपने आप को समझाइए, जो आदमी हॉल में अच्छे ढंग से बोल सकता है वो मैदान में भी बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता है। जिस आदमी का कुछ समय, समझो 1 घंटा है, 1 घंटा हॉल में बोलने के बाद में गला नहीं सूखता है, उसका मैदान में भी सूखना नहीं चाहिए। अब वातावरण बदलता है, उसका थोड़ा बहुत परिणाम तो होता है। हवाएं चलती है, माइक पर भी हवा आकर, अगर वहाँ पर खुली हवाएं हैं तो माइक पर भी वो असर करती है, बोलने वाले के गले पर भी असर करती है, थोड़ा बहुत तो असर होगा, लेकिन वो इजीली हैंडल करने लायक असर है, उसके कारण इतना डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल कारण है तो अपने आप को समझाइए, बार बार समझाइए कि भाई मैदान में भाषण देना क्या और हॉल में देना क्या, एक ही बात है, कोई फर्क तो है नहीं। 50 लोगों के सामने बोलना क्या और 5000 लोगों के सामने बोलना क्या, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल अंतर होता है। तो ये हम अगर अपने आप को बार बार समझाएंगे तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगा। और अगर आप डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक अच्छे ढंग से जानते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप किया है, तो उसका उपयोग कीजिएगा, तो रहा सहा जो भी प्रॉब्लम होगा, बचा खुचा, वो भी निकल जाएगा। हमारा जो भाषण या प्रेजेंटेशन होता है उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें, अगर कुछ कवर करना। भाषण या प्रेजेंटेशन होता है, उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें। राज परिहार, इनका सवाल ऐसा है कि हमारे जो भाषण हैं
या फिर प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करें? देखिए, मैंने थोड़ा सा तो उल्लेख किया है अभी बोलते वक्त, यानी पार्ट 6 में, लेकिन मैं बहुत विस्तार से अपना भाषण कैसे खुलाए, उसको बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने बेहतर तरीके से पेश करिए, इसलिए क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी दो चीजें हो गई यहां पे, आपने जो सवाल पूछा, भाषण को इंटरेस्टिंग बनाना और प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना। भाषण को इंटरेस्टिंग बनाना तो वहां अपेक्षा ऐसे नहीं है कि वहां कोई एड्स आप ले रहे हो, एड्स लिए जा सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स बता सकते हो, उसके जरिए लोगों को बता सकते हो। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन केवल आपको भाषण देना है तो भी आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लोगों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी भी उम्र के लोग। ये कहानियां इंटरेस्टिंग बनाती है, इसको एनेक्डोट्स कहते हैं। यानी जो घटना घटी उस घटना का वर्णन थोड़ा सा तफसील से आप कर लीजिए। कहानियां, यानी बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती है वो कहानियां सुनाइए भाषण में, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वैसे बड़े बड़े वक्ता करते आए हैं, आचार्य रजनीश बहुत बड़े वक्ता माने जाते हैं और थे भी, तो ऐसी कहानियां वो सुनाते थे। अगर उनके भाषण में उस दिन के प्रवचन में वो कहानी नहीं आई कोई, तो कहानी खत्म होने के बाद में अभी हंसने का टाइम है ऐसा बोलकर वो एक कहानी सुना देते थे, मुल्ला नसरुद्दीन की छोटा सा एनेक्डोट सुना देते थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से ये बात में लेने वाला हूं, लेकिन आपका अनुभव आप इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के सामने रख रहे हो। आप जो बात लोगों के सामने रख रहे हो उसके बारे में कोई अगर कोई घटना घटी है उसका वर्णन आप कर रहे हो, या फिर उससे जुड़ी हुई आपको आगे ले जाने वाली कोई कहानी आप कह रहे हो, कोई शेर कह रहे हो। ऐसी कई बातें होती है जो आपका व्याख्यान, आपका भाषण इंटरेस्टिंग बना सकता है, प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग बना सकता है। प्रेजेंटेशन में भी ऐसी कुछ बातें आप डाल सकते हो। अभी स्लाइड शो के जरिए व्याख्यान देने की प्रथा है। मैं अपने अंधविश्वास के भाषण में तो कभी स्लाइड शो का उपयोग नहीं किया, क्योंकि अंधविश्वास के भाषण में हमको सबसे बड़ा फायदा मिल ही जाता था कि उसके किस्से ही, यानी उसमें जो भी घटित होता है वो घटित ही इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर चमत्कारों का डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है कि ये बाबा लोग कैसे ठगते हैं, उसमें से कुछ चमत्कार, बहुत कम चमत्कार मेरे व्याख्यान में मैं करता हूं। नहीं तो हमारे यहां परंपरा ऐसी रही है कि बस केवल चमत्कार चमत्कार चमत्कार, यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन। उससे तो कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन होने वाला नहीं है, वो तो विचार लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे तो ही होगा। इसलिए मेरे संगठन के जरिए ये बात रखते वक्त हमेशा आग्रह रहा है, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं के बारे में आग्रह रहा है कि चमत्कार कम से कम हो और आपकी बात प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का मादा ज्यादा हो, उसको आप ज्यादा महत्व दीजिए। लेकिन बाकी जो विषयों पर के भाषण होते हैं तब भी मुझे बाकी एड्स की आवश्यकता नहीं गिरी कभी, क्योंकि इतने किस्से कहानियां हमारे जीवन में होती है, हर विषय के बारे में होती है। इंसान के जीवन में जिनको हम ट्रू स्टोरीज कहते हैं, शायद आप नाम का उपयोग करें ना करें, वो इंसान को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा ये ट्रू स्टोरीज का उपयोग अपने इसमें करते आया हूं, कोई भी विषय हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में जब मैंने कुछ विषय लोगों के सामने रखने शुरू किए तो मैं हमेशा डायरेक्टली शब्दों में ही रखता था, और वो इफेक्टिव होते थे ऐसा सबका कहना भी था। लेकिन अभी नए टेक्निक्स आने लग गए, लोग स्लाइड शो के जरिए कोई कुछ बातें लोगों के सामने रखने लग गए। मैंने भी ये प्रयोग कर कर देखा,
तो मुझे भी ऐसा लगा कि डायरेक्टली लोगों के साथ में बात करना, लोगों के साथ में बात को रखना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वहाँ तो ध्यान भटकता है कि आप जो बोल रहे हो वो पॉइंट वहाँ पर है, लोग उधर देख रहे हैं और फिर आपकी बात की तरफ कम ध्यान जा रहा है। जो मेरे पुराने श्रोता रहते थे वो आकर मुझसे कहते थे, पुराने स्टूडेंट्स रहते थे मेरे वर्कशॉप के, आकर कहते थे सर डायरेक्टली भाषण दो, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इधर ध्यान उधर उधर भटक जाता है स्लाइड शो की तरफ देखते वक्त। तो आप किस ढंग से भाषण देते हो, किस ढंग से लोगों तक इंटरेस्टिंग तरीके से बात पहुंचाते हो, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती है। लेकिन आज के आधुनिक जमाने में आप एड्स भी साथ में ले सकते हो, कोई ऐसे साधनों का उपयोग कर सकते हो अपनी बात को इंटरेस्टिंग करने के लिए। लेकिन मुझे कोई भी एडिशनल बात की जरूरत कभी महसूस नहीं होती। अगर आपके पास में कहने लायक है, ह्यूमन स्टोरीज उसके साथ में जोड़ दीजिए, बात बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। कुछ उदाहरण उसके साथ में जोड़ दीजिए, बात बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। कोई किस्से कहानियां काल्पनिक आपको लोगों के साथ में अपने भाषण में शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अलग अलग तरीके हैं, इसके बारे में विस्तार से हम इस सीरीज में सोचने ही वाले हैं। और आपके हिसाब से, अनुभव से, भारत या भारत के बाहर का कौन सा वक्ता आपको सबसे बेहतर लगता है? अगर इसमें कुछ बाहर के लोगों को भी लेके ऐड करना हो, पहले ले चुके हैं हम ये सवाल। महेश जंजाळ, अकोला। महेश जंजाळ, अकोला, इनका सवाल ऐसा है कि आपको भारत का या भारत के बाहर का सबसे अच्छा वक्ता कौन सा लगता है? हालांकि मैंने इसका जवाब दिया है। अब बाहर के वक्ताओं को तो मैंने बहुत सुना नहीं है, कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को सुना है, तो मैं तो प्रभावित नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण था अमेरिकन स्टाइल जो बोलने की होती है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो प्रभावी ढंग है ऐसा मुझे नहीं लगता है, वो भी कारण उसके पीछे का होगा। और बहुत ज्यादा भाषण बाहर के लोगों के मैंने सुने नहीं है, इसलिए मैं तुलना तो नहीं कर पाऊंगा और वो तुलना करेक्ट भी नहीं होगी। भारतीय भाषाओं में जो वक्ता है उसके बारे में मैं बार बार बोलते आया हूं, और सबसे बेहतर वक्ता अगर किसे कहना है तो मैं कहूंगा आचार्य दादा धर्माधिकारी, जिसमें वक्तृत्व की सभी खासियतें थी, बहुत इफेक्टिवली लोगों तक बात पहुंचती थी और बड़े पैमाने पर लोगों में बदलाव लाने के लिए उसका उपयोग होता था। इसलिए मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा। बाकी तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई लोगों की तुलना करते ही आया हूं, लेकिन सबसे बढ़िया वक्ता मेरे जीवन में जो मैंने सुना है वो मुझे हमेशा आचार्य दादा धर्माधिकारी लगे हैं। क्या राहुल गांधी अच्छे वक्ता है? विजय चौहान। विजय चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि क्या राहुल गांधी अच्छे वक्ता है? राहुल गांधी जी को मैं काफी सालों से सुनते आ रहा हूं। आजकल मीडिया ही इस ढंग का है कि आपको हर व्यक्ति का भाषण सुनने का अवसर मिल जाता है। राहुल गांधी को जब पप्पू बड़े पैमाने पर कहा जाता था, पप्पू कहकर उनके मजाक उड़ाई जाती थी, तब भी मैंने राहुल को सुना है। टाइम्स नाउ पर 2 इंटरव्यूज लिए थे उस समय, शायद ये 2014 के आसपास की बात है। एक इंटरव्यू लिया था राहुल गांधी का, उस इंटरव्यू में उन्होंने अर्नब गोस्वामी जो है उन्होंने इंटरव्यू लिया था। राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों की माफी मांगी थी।
जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जो कुछ हुआ उसके लिए, और बाद में उससे भी बड़ा इंटरव्यू हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी का। अब मैं तुलना नहीं करूंगा। तब से मेरा बहुत ज्यादा ध्यान राहुल गांधी के भाषणों की तरफ गया। अब राहुल गांधी का बोलने का तरीका बहुत इफेक्टिव वक्ता का तरीका है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझ तक क्या पहुंची कि राहुल गांधी एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है। उस इंटरव्यू में जिस ढंग से वो जवाब दे रहे थे, टाइम्स नाउ का ये इंटरव्यू बहुत ही फेमस हुआ, अभी भी उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हो यूट्यूब से लेकर हर जगह। ये इंटरव्यू में वो जिस ढंग से सवालों का जवाब दे रहा था तो ये ध्यान में आता था कि ये पॉलिटिकल व्यक्ति होने के बावजूद एक प्रामाणिक व्यक्ति है, इंसान के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, पॉलिटिक्स से उठकर सामाजिक हितों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। यह बात तो पहुंच जाती थी। और जब उसके सामने सवाल आया कि उसके सामने सवाल खड़ा किया गया कि ये पंजाब के बारे में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया था कि उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में उसका बहुत पॉलिटिक्स बना, पूरे मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर उसी वाक्य को लेकर चर्चाएं होती रही कि कांग्रेस ने अपना गुनाह आखिरी में कबूल किया है, वगैरह 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 वगैरह, इस ढंग से। लेकिन मुझे तो वो सबसे बड़ी प्रामाणिकता लगी थी, जबकि राहुल का उससे कोई संबंध नहीं था। राहुल तो उस समय बच्चा होगा जब ये बात हुई 1984 में। लेकिन उसने माफी मांगी, कंसर्न व्यक्त किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था कहा। तब का राहुल गांधी और अब का राहुल गांधी मैं सुनते आ रहा हूं। वक्ता कर कर वक्ता अलग अलग गिमिक्स उपयोग में ला सकते हैं, वक्तृत्व के आधार पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और प्रभावित कर भी सकते हैं। उस ढंग से राहुल गांधी बहुत अच्छा वक्ता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से बात करता है उसमें से बहुत इफेक्टिवली 2-3 बातें वो लोगों तक पहुंचा पाता है। उसमें पहली बात होती है कि मैं सच्चा हूं, मैं प्रामाणिक हूं। दूसरी बात होती है कि उसको लोगों के प्रति कंसर्न है, लोगों के प्रति बहुत आस्था है, लोगों के प्रति प्रेम है। और केवल वो शब्दों में नहीं आता, उसके आवाज में आता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में आता है, और ये बात उसके आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचती है। यानी मैं तो टीवी पर केवल सुनता हूं उनको, या फिर यूट्यूब पर सुनता हूं तो भी पहुंचती है। हालांकि वहां बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अच्छे ढंग से देखने का अवसर मिलता है, लेकिन फुल नहीं मिलता है, जबकि प्रत्यक्ष सुनते वक्त आपको फुल वो अनुभव आ सकता है। इसके बावजूद कहता हूं। और तीसरी बात, यह आदमी केवल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है, पॉलिटिक्स के परे होकर बात करता है, पॉलिटिक्स के उठकर बात करता है। यह भी बात पहुंच जाती है। और मुझे लगता है कि राजीव गांधी बहुत ज्यादा, अटल बिहारी जैसे इफेक्टिव वक्ता वगैरह उनके साथ तो तुलना करना संभव ही नहीं है, उस ढंग के इफेक्टिव वक्ता नहीं है। लेकिन उनकी ये 3 खासियतों के कारण वो लोगों के हृदय तक पहुंच जाते हैं, मन तक पहुंच जाते हैं। सही माने में मन की बात हो जाती है उनके जरिए। और इसलिए मैं बहुत अच्छे ग्रेडेशन राहुल गांधी को दूंगा। मैंने उनका विकास देखा है। पहले एक प्रामाणिक बोलने वाला व्यक्ति शुरुआत में, जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, कई सवाल सामने हैं,
वो अपने भाषण में सवाल भी लोगों के सामने रखते थे। अभी के राजीव गांधी, खास कर गुजरात इलेक्शन के बाद के और गुजरात इलेक्शन के समय से राहुल गांधी एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति दिखता है, सुलझा हुआ व्यक्ति लगता है। उनके दिमाग में काफी आइडियाज बहुत क्लियर है ऐसा लगता है। लेकिन मुझे सब चीजों की जानकारी है और सब चीजों का सॉल्यूशन मेरे पास है, ऐसा ढोंग भी वो रचते नहीं है, ऐसा आभास भी वो निर्माण करते नहीं है। ऐसे एक प्रामाणिक पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये तो संदेश पहुंचता है उनके भाषणों के जरिए, और ये सबसे बड़ी उनकी ताकत है, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात, उनके भाषणों के जरिए और एक बात लोगों तक पहुंच जाती है कि उनको सत्ता का बहुत मोह नहीं है। अब सभी जानते हैं कि वो चाहते तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी नहीं स्वीकारी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर आगे चलकर पॉलिटिक्स में बहुत बहुत कुछ अच्छा करना है तो उन्होंने अनुभव लेना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत था कि राजीव गांधी ने कम से कम एक मिनिस्ट्री अपने कब्जे में लेनी चाहिए थी। एकदम से प्राइम मिनिस्टर बनना तो उचित ही नहीं था, लेकिन कम से कम एक स्वतंत्र कार्यभार हो, ऐसा राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर वो बने, स्टेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बने और अनुभव प्राप्त करें। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए घूम घूम कर, लोगों को समझ कर, सबसे पहले उन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया, जो गांधी जी ने एक जमाने में किया था। गांधी जी ने, जबकि वो भारत में ही पैदा हुए थे, भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण किया था, और वहां से सही मायने में गांधी सीख पाए भारत को। वही काम करने की कोशिश राहुल ने की। ये उसकी कुछ बड़प्पन की बातें हैं जो हम जानते हैं, और उस सब का असर उसके भाषण पर दिखता है कि ये व्यक्ति पॉलिटिकली, जिसको हम कहेंगे कि पावर मॉन्गर नहीं है, किसी भी तरीके से सत्ता में हथियाना चाहता हूं, इस ढंग का ये व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति अंदर बाहर से प्रामाणिक लगता है। उनके बोलने से मैं बात कर रहा हूं, मैं तो व्यक्तिगत जानता नहीं हूं उनको बहुत। आपने भाषण के बारे में मैंने मुझे पूछा था, वो जब बोलते हैं तब ये बात लोगों तक बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचती है कि वो एक पावर मॉन्गर व्यक्ति नहीं है। वो सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं कांग्रेस के लिए, इसलिए कि देश का कुछ भला करना चाहते हैं। पुरानी गलतियों को भी आसानी से स्वीकारते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता लोगों के सामने झलकती है। और ये प्रामाणिक व्यक्ति लोगों का भला करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये बात लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचती है, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उनके भाषण की ताकत है। एज अ वक्ता कर आप उनको बहुत अच्छे श्रेणी में नहीं रख सकते हो, लेकिन प्रभावी वक्ता इस कर यानी प्रभावी वक्ता की कैटेगरी आप अगर अलग से करें तो उनको बहुत अच्छे श्रेणी में आप रख सकते हो। जब बहुत कम समय में बोलना है, संक्षिप्त में बोलना है, तो असरदार भाषण कैसे दें? क्योंकि जब मैं कम समय में बोल रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने टीम के सामने बोल रहा हूँ तो उनका ध्यान भटक रहा है, वो पूरा ध्यान नहीं रखता है। कौशिक व्यास। कौशिक व्यास, इनका सवाल ऐसा है कि कम समय में अगर मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूं तो प्रभावी ढंग से कैसा बोले। कई बार मेरे टीम के सामने बोलते वक्त ऐसा होता है कि कम समय बोलते वक्त भी उनका ध्यान भटकता है। देखिए, कम समय में बोलना ज्यादा कठिन है, तो उसके लिए काफी अभ्यास करना होता है, क्योंकि आपके सामने बहुत कम समय है और उस समय में आपको इफेक्टिवली कोई बात लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए उसकी पूर्व तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से हमें करनी होती है। कई बार आपको लोग खड़ा कर देते हैं और 2 मिनट बात कीजिए, और फिर आपको 2-3 मिनट में कुछ कहना है।
ऐसा शायद एक आध बार होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको कम से कम कुछ समय पहले कहा जाता है। तो जब भी आपको कहा जाता है और आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे 2-3 मिनट में 5 मिनट में कोई बात लोगों के सामने रखनी है, आइदर कागज पर या मन ही मन अपने पॉइंट्स को चुनिए। कौन से पॉइंट्स मैंने कहने चाहिए, कौन सा पॉइंट बहुत जरूरी है और इफेक्टिव हो सकता है, उतनी ही बात रखिए। सबकी सब बातें रखने की कोशिश मत कीजिए। फिर मैंने कहा कि आप कितना बोलते हो, कितनी जानकारी देते हो, यह महत्व का नहीं होता है। जो भी बोलते हो, जो भी जानकारी देते हो, कितनी इफेक्टिव तरीके से देते हो, वो ज्यादा महत्व का होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अभी आपने कहा कि आपके टीम के आगे, यानी आप किस फील्ड में काम करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी बात आपको कम समय में रखनी है उसके लिए ज्यादा मेहनत लगती है, उसके लिए पूर्व तैयारी भी ज्यादा लगती है। पहले अपने पॉइंट्स निकालिए कि इतने समय में मुझे बात रखनी है, उसमें कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव बात है और आवश्यक है। केवल इफेक्टिव होकर नहीं चलेगी, जो आवश्यक है वो भी कहना है। उतनी ही बात लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, इस ढंग से आप रखिए। अब उसके लिए, ये इंटरेस्टिंग लगने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से हम भाषण, जो पूरा सीरीज ले रहे हैं उसमें लेने वाले हैं। अपने भाषण को कैसे सजाएं, कैसे प्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करें, उसके बारे में क्या क्या चीजें हम उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको यह चूज करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मुझे कम समय में मेरे टीम के सामने बोलना है, तो पहले मैंने क्या बात रखनी है, कैसी रखनी है, इसका विचार कीजिए। मन ही मन उसको विजुअलाइज कीजिए और फिर जाकर उनके सामने रखिए। जो पॉइंट्स आपके दिमाग में हो, वो चाहे आप कागज पर नोट डाउन करें ना करें, दिमाग में ही रखें, लेकिन वो पिन पॉइंट होने चाहिए, उतने ही समय में इफेक्टिवली जाए, इस ढंग से रखने की कोशिश आपने करनी चाहिए। और ये संभव है। लोग इधर उधर देखते हैं, इसके पीछे का कारण ऐसा होता है कि हमारी इमेज भी होती है। हमको इमेज हमारी जो भी है वो क्रिएट करनी होती है। अगर मैं मीटिंग कंडक्ट करता हूं तो शुरुआत में ही भाई आपके सबके मोबाइल्स बंद होने चाहिए, कोई मोबाइल्स की तरफ देखेगा नहीं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ये शुरुआत में ही एड्रेस में उनको कहता हूं। इमेज ही ऐसी क्रिएट करनी पड़ती है कि इनके साथ में बात तो कर सकते हैं किसी भी ढंग से, लेकिन डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी है, इसका कॉम्बिनेशन रखना होता है। ये बात अगर लोगों तक हम ठीक ढंग से पहुंचा पाए, यानी इतने भी आप जिसको कहेंगे कि लोग आपको डरते हैं, ऐसे भी नहीं है। लोगों के किसी को भी आपके साथ में आकर इजीली बात कर सके, ऐसा भी आपका व्यक्तित्व हो, ये भी इमेज बने, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड हो। टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा कोई आपको ले नहीं सकता है। इस ढंग से भी आपको इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। जब हम कोई बात कहने के लिए जा रहे हैं और लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब हमने उस ढंग की हमारी इमेज शायद क्रिएट की है। उस इमेज को हमको सुधारना होगा और उस इमेज को सुधारने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। यह संभव है। वक्ता कर कर मेरी इमेज मुझे तो शुरुआत में बनानी पड़ती थी। मैं शुरुआत में ही पहले नियम बोल देता था कि मैं आपके सामने क्या बोलने वाला हूं, कैसा हूं, आपको कैसा, किस ढंग से आपको श्रोता कर कर इसमें शरीक होना है। आप आपस में बात कर रहे हो, नहीं चलेगा। मैं मोबाइल से शुरू करता हूं। आजकल भाषण देते वक्त तो शुरुआत ही करता हूं। पहले तो सबका अभिनंदन करता हूं कि आपके पास बहुत एक मूल्यवान चीज है और वो मोबाइल है, बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका अभिनंदन। फिर कहता हूं कि भाई ये जो मोबाइल है, ये आवश्यक नहीं है कि किसी का फोन आए तो तुरंत उठाए, क्योंकि वो आपका नौकर है, वो आपका मालिक नहीं है। तो कम से कम ये मेरा भाषण पूरा होने तक उसको आप नौकर बनाइए। वो आपका मालिक है, ये भूल जाइए। फिर उसमें नंबर आता है, बाद में आप उनको कॉल बैक कर सकते हो।
ये भी बातें उनके सामने रखता हूं जो उनको पता होती है। और उसके बाद मैं कहता हूं कि इसके बावजूद आपने साइलेंट मोड पर डाला है, किसी को आप मैसेज भेज दीजिए कि इतने समय बाद मैं बात करने वाला हूं आपसे, अभी भाषण में बैठा हूं। इसके बावजूद ये सब होने के बाद भी आपने अगर किसी के साथ में बात करनी है और करते हो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरे भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां जो लोग बैठे 2-1,000 3,000 लोग हैं, उन सब श्रोताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आपका संवाद है। तो इसलिए मैं अपना भाषण रोक दूंगा, ये माइक आपके पास भेज दूंगा और इतनी महत्वपूर्ण बात पूरे 3,000 लोग हम सुनेंगे। लोग उसके बाद में जोर से हंस देते हैं और फिर कोई मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं करता है। तो यह डिसिप्लिन का वातावरण आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो आपको कॉन्फिडेंस भी एक तरफ चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपना भाषण 2.5 घंटे में खत्म कर रहा हूं, 3 घंटे में खत्म कर रहा हूं, तो सही में 2.5 घंटे में वो खत्म होना चाहिए जितना समय बोला है, ताकि लोग फिर आपकी बात पर विश्वास कर कर बात में जो उन्होंने मैसेज भेजा है कि 2.5 घंटे बाद मैं तुमको फोन कर रहा हूं, तो कर सके। तो आपको अपनी बात रखते वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों तक पहुंचानी है, और डिसिप्लिन आपने क्या रखनी है श्रोता कर कर वो भी पहुंचानी है। ये अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो शायद आपके बोलने में कोई गलती नहीं हो, लेकिन इमेज में गलती हो, इस कारण लोग आपस में बात करते हैं, उस बात को भी आप टाल पाओगे। नेक्स्ट, क्या जब तक सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी न हो तब तक हम भाषण देना ही नहीं चाहिए? आर.के. गर्ग। आर.के. गर्ग, इनका सवाल ऐसा है कि क्या जब तक किसी विषय की हमको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तब तक हमने उस विषय पर भाषण नहीं देना चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है। आप किसी विषय की बहुत अच्छी जानकारी जब तक प्राप्त नहीं करोगे, उस विषय की डेप्थ प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप भाषण नहीं दोगे। ऐसा अगर आपने तय किया तो शायद जिंदगी भर आपको भाषण देने का अवसर नहीं मिलेगा। हर वक्त तो यह संभव नहीं है, लेकिन यह अपना आग्रह होना चाहिए। यह प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। आपको कोई भी विषय का अच्छा ज्ञान केवल पढ़कर प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक आप उस ज्ञान का, उस नॉलेज का उपयोग नहीं करते हो, तब तक उसकी डेप्थ आपको कभी नहीं आती है। और भाषण उसका उपयोग करने का एक तरीका है। आप एक विषय की तैयारी करते हो, उस विषय पर एक व्याख्यान देते हो, भाषण देते हो, लंबा, यानी 10-15 मिनट का नहीं, थोड़ा सा लंबा, कम से कम घंटे भर का, 60 मिनट का। उस विषय की गहराई में जाने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि इसमें और भी बहुत गहराइयां और बहुत कुछ है। इसलिए आपका विषय डेवलप होते जाता है, उसकी बारीकियां डेवलप होती जाती है, उस विषय को रखने के तरीके डेवलप हो जाते हैं, भाषा भी डेवलप होते रहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक आपको एक विषय की बहुत जानकारी प्राप्त हुई ऐसा आपको लगे, तब तक आपने भाषण नहीं देना चाहिए। यह इंप्रेशन मत लीजिए मेरे पूर्व तैयारी के ऊपर से। मैंने उल्टा कहा है। मैंने कहा है कि आपको 15 मिनट का भी भाषण तैयार करना है तो भी आप आग्रह रखिए कि मैं इससे, इस विषय की ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करूंगा। इस विषय के बारे में हर अलग अलग पहलू को जानने की कोशिश करूंगा, अलग अलग व्यक्तियों के भाषण सुनूंगा। ये आदत डालिए अगर आपको आगे चलकर बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो। अगर आपको आगे चलकर बहुत अच्छा वक्ता ही नहीं बनने का है तो फिर 15 मिनट के भाषण के लिए इतनी मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप भाषण दे रहे हो, अगले साल ही आपको देना है, साल भर में कोई चांस ही नहीं है, तो फिर ठीक है, थोड़ी सी उस विषय की अच्छी जानकारी प्राप्त करो, एक आधी अच्छी किताब उस विषय की, उसकी मालूमात कर लो, उतने पढ़ डालो और उसके आधार पर भाषण दे दो। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, सॉलिड वक्ता बनना है, वक्तृत्व का बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से आपको उपयोग करना है,
तो नॉलेज की तो बहुत आवश्यकता है, और ये नॉलेज आपका चाहिए, आपके अंदर का चाहिए, यानी आपके दिमाग का चाहिए, और उसके लिए आपको उसके हर पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त होना, और उसके बाद उसके बारे में जो विचार आप करते हो उसके आधार पर आप विषय को रखते हो, ये प्रोसेस होनी चाहिए। और ये लंबी प्रोसेस है, एक दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है, या 7-8 दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है। उस ढंग का व्यक्तित्व आपको निर्माण करना होता है, उस ढंग की सोच आपके दिमाग में रखनी होती है कि मुझे इस विषय की गहराई से जानकारी चाहिए, ज्यादा अध्ययन कर ये जानकारी आवश्यकता है तो मैं प्राप्त करूंगा, इस विषय के हर पहलू की मुझे जानकारी चाहिए, ताकि मैं जो भी बात कहूंगा वो बहुत ठोस तरीके से कहूंगा। ये आगे की प्रोसेस के लिए ये पहली प्रोसेस आवश्यक है। अगर आपको शुरुआत में उसी में अटक जाएंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हो सके उतने प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करो, और उसके आधार पर अपना भाषण दो। ये कोई आपके जीवन का अंतिम भाषण नहीं है। इसी विषय पर का आगे का भाषण आपका ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा अध्ययन के साथ में हो सकता है। ये लेकिन गुंजाइश अपने आप में रखो। यस, कभी कभी किसी की आवाज सुनने से लोग उस वक्ता को सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, तो ये क्या वो आवाज यानी वॉइस का भी इफेक्ट होता है या नहीं, भाषण ओवरऑल है उसका ही इफेक्ट होता है? सेजल फेंडर, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोगों की आवाज ही ऐसी होती है कि उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये क्या उनके आवाज का परिणाम होता है या फिर उनके भाषण देने की क्षमता का परिणाम होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, केवल आवाज नेचुरली अच्छी होना, इसका कुछ फायदा तो मिलता है। आपने जब ये सवाल पूछा तो मेरे सामने एकदम से भीमसेन जोशी जी का नाम आया। भीमसेन जोशी जी, जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उसके महागुरु माने जाते हैं, बहुत फेमस गायक हैं, और शास्त्रीय संगीत में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, मुझे समझता भी नहीं उसमें, मैंने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया। लेकिन जैसे ही भीमसेन जोशी बोलना शुरू करते हैं या फिर गाना शुरू करते हैं, तो उनका आवाज बहुत इफेक्टिव है, ये ध्यान में आता है। तो वो आवाज नहीं इफेक्टिव होता है, जो नेचर ने दी हुई आवाज है वो नहीं इफेक्टिव होती। उनके पीछे का उनका रियाज जो है, सालों सालों तक उन्होंने जो रियाज किया है, उसका वो इफेक्ट होता है। सेम बात है, किसी की नेचुरल आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उसे इस आवाज का उपयोग करने का तरीका मालूम नहीं है, उसने प्रैक्टिस नहीं की है, रियाज नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसने बोलना शुरू करने के बाद में पहली बार आपका ध्यान जाए उनके तरफ, लेकिन आपको 4-5 मिनट के बाद उनको नहीं सुनेंगे। केवल आवाज के कारण कोई किसी को सुनता नहीं है। आगे चलकर उस आवाज को इंसान भूल जाता है, और आगे चलकर उस आवाज के जरिए जो बात कहता है उसी में अटक जाता है। इसीलिए तो मैंने नरहरजी कुरुंदकर जी का उदाहरण दिया कि उनकी आवाज तो बिल्कुल ऐसी थी कि बिल्कुल गंदी से गंदी आवाज कह सकता हूं मैंने कहा था सुअर जैसी आवाज। पहले 4-5 मिनट तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस वक्ता के बारे में मैंने इतना सुना है, पढ़ा भी है, उनकी किताब भी पढ़ी थी, और यह व्यक्ति कितनी गंदी आवाज इसकी। लेकिन पहले 5 मिनट, उसके बाद में उनके आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं गया। उनके आर्गुमेंट्स, उनकी बात रखने का कौशल, उनके तार्किक युक्तिवाद, इसी में अटक गया।
और पहले ही छाप में बहुत प्रभावित हुआ, पहले ही भाषण में उनके बहुत प्रभावित हुआ। सेम उल्टा यहां होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी आवाज है उसकी, वो बोलना शुरू करता है तो उसके आवाज के कारण हम अट्रैक्ट होंगे। 4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद में उस आवाज के जरिए वो बात जो रख रहा है वो कितनी इफेक्टिव है, उसी के आधार पर हमको आगे सुनना है नहीं सुनना है ये हम तय करते हैं जाने अनजाने में। तो आवाज के इफेक्ट के साथ में भी उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी, उस व्यक्ति की सोच, बात रखने का तरीका, आर्गुमेंट्स करने की शैली, इन सब का इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है। अमिताभ बच्चन इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। यानी अमिताभ जी के अभिनय देखना बात अलग है। अमिताभ जी की एक्टिंग हमने कई पिक्चरों में देखी, मैं उनका फैन हूं, मेरी पूरी जनरेशन ही उनके फैन है। चाहे उनके अंधविश्वास पर चाहे कुछ भी मैं बोलूं, कितनी भी टीका करूं, लेकिन मैं उनका बहुत फैन हूं। लेकिन उनकी सही पहचान हुई केबीसी के साथ में। केबीसी में जो खुले संवाद वो करते थे, वो भाषा, बात रखने का तरीका, अंदर बाहर से टपकने वाली सज्जनता, विनम्रता, ये सब इफेक्ट करती है। और ये केवल आवाज से नहीं आता है, या फिर कोई भी एक्टर उन जैसी बात नहीं रख सकता है। ये विनम्रता आप एक्टिंग में भी नहीं ला सकते हो, एक पिक्चर में ला सकते हो, लेकिन केबीसी जैसे प्रोग्राम में इतने दिनों तक चल रहा है, सालों साल चल रहा है, और वो विनम्रता, वो बात रखने का तरीका, ये तो अभ्यास का ही परिणाम है, केवल आवाज का परिणाम नहीं है। और वो बहुत मेहनत लेते हैं। हमको लगता है कि एक्टिंग के बारे में बहुत मेहनत लेते हैं, हमको तो पता ही है अभी भी, जबकि वो शहंशाह है सभी मानों में, नंबर 1 है। मैंने तो कई स्टोरीज उनके बारे में लिखी है मेरे मनोहर नाम के साप्ताहिक में, जो काफ़ी हिट हुई, बड़े पैमाने पर बिकी। 3 बार स्टोरीज लिखी है। तो उनके जीवन की बहुत बारीकियां मैं पहले से जानता हूं, कि अभ्यास किया था, क्योंकि स्टोरीज लिखनी थी। कवर स्टोरी लिखी है 3 तीनों बार कवर स्टोरी थी। तो ये अमिताभ बच्चन, और केबीसी के बाद क्या अमिताभ बच्चन, केबीसी का भी स्क्रिप्ट वो लिखते हैं और उसको भी बहुत बेहतर ढंग से वो अभ्यास करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। केवल कपड़ों का अभ्यास नहीं करते, बात रखने का भी अभ्यास करते हैं। अब उनको बहुत ज्यादा रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं होती है, काफी एक्सटेम्पोर भी चीजें वहां होती है। तो कोई भी केवल अच्छी आवाज है इसलिए आपसे बात करते वक्त वो बहुत उनकी आवाज सुने ऐसा लगे, ऐसा नहीं होता है। उनकी बात सुने ऐसा होता है, और उस बात में दम होता है, बात रखने के तरीके में दम होता है, शैली में दम होता है, उनके मुद्दों में, पॉइंट्स में दम होता है। चाहे वो सिंपल संवाद करे तो भी लोग उनको सुनना चाहेंगे। उसके पीछे के ये कारण होते हैं। भाषण देते वक्त अच्छी बॉडी लैंग्वेज, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज होना कितना जरूरी है? प्रतिमा परब। और वैसे ही सवाल है सुनील त्रिवेदी इनका, कि वॉइस मॉड्यूलेशन या हैंड गेस्चर्स के बारे में क्या ख्याल रखें? कौन कौन से नाम? प्रतिमा परब, सुनील त्रिवेदी। प्रतिमा परब और सुनील त्रिवेदी, इन दोनों का मिला जुला सवाल है कि जब हम बोलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमने कैसे रखनी है, और दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशंस कैसे चाहिए, और फिर हाथों के वगैरह वगैरह जो गेस्चर्स कैसे चाहिए, यानी बॉडी लैंग्वेज कैसी चाहिए। पहली बात तो ऐसी है कि आपको बॉडी लैंग्वेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अमेरिकन स्टाइल के जो भाषण के तरीके हैं, ओरेटरी के तरीके हैं, उसमें सिखाया जाता है शुरुआत में।
यानी एक्टिंग टाइप भाषण करने का सिखाया जाता है। मैं उसके काफी खिलाफ हूं। मैं वो बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि एक कृत्रिम तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं, अननेचुरल तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं। क्या आप आपस में जब बात करते हो एक दूसरे के साथ में, 5-6 लोग एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, 2-3 मित्र एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, तो क्या आप सोचकर हाथ हिलाते हो? अपनी बात कहते वक्त है, मेरी बात सुना नहीं, मेरे चलेगा नहीं, ऐसा बोलते वक्त मुझे ऐसा हाथ करना है, ऐसा सोचते हो? आप तभी कुछ सोचते नहीं हो, केवल बोलते हो, और बोलने के साथ में आपकी बॉडी जो भी बोलना चाहती है वो बोलती है। ये नेचुरल तरीका है। यही नेचुरल तरीका शुरुआत में जब आप वक्ता बन रहे हो तब आने दीजिए। अपने हाथों को बांधकर मत रखिए, शरीर को बहुत ज्यादा बांधकर मत रखिए। बोलते वक्त केवल मन की जो बात है, मन से जो आपको लोगों को कहना है वो कहिए, उसके तरफ ध्यान दीजिए। बाकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं शुरुआत में सिखाता हूं, उसका आग्रह रखता हूं, और ये सब बातें अभी जैसे जैसे सीरीज अपनी आगे बढ़ेगी उसमें मैं विस्तार से कहने ही वाला हूं। वो अपने आप छोड़ दो, आप अपने आप बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। और एक बार आप अच्छा बोलने लग गए हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से अब बात अपनी रखता हूं, लोगों के सामने रखता हूं, लोगों तक पहुंचती भी है। ये कॉन्फिडेंस आने के बाद में इन चीजों के बारे में सोचो। और आजकल आसान, मेरे जमाने में बहुत कठिन बात थी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग ही बहुत कठिन बात थी, इसलिए केवल सोच के आधार पर करना पड़ता था। आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग इतना आसान है, आप किसी भी मित्र को कह सकते हो कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो मैं भाषण देते वक्त, और उसको ध्यान से देखिए। आपके ध्यान में आएगा कि यहां कैसे मैं इंप्रोवाइज कर सकता था, किस ढंग से एक्शन ले सकता था, वो ज्यादा इफेक्टिव होती थी, और उस ढंग से आपको करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कृत्रिम बात कहने की कोशिश मत कीजिए। अभी जो बहुत अच्छे भाषण मेरे जीवन में सुने हैं, वो बमो पुरंदरे, इनका भी भाषण बहुत इफेक्ट किया एक जमाने में मुझ पर। वो शिवाजी महाराज के उनके 10 लगातार दिन का व्याख्यान मैंने सुना है। हमारे वर्धा में न्यू इंग्लिश स्कूल है, वहां पर उनके व्याख्यान आयोजित किए गए थे, यानी वहीं के थिएटर में आयोजित किए गए थे। खुला रंगमंच जिसको बोलते हैं, मैदान है, एक स्टेज है वहां पर, और वो फिर वो जिस ढंग से नाटक के साथ में भाषण पेश करते थे, शिवाजी महाराजांनी अशी तलवार काढली। अब तलवार तो यहां रहती नहीं थी, लेकिन वो मैन में से तलवार निकाल रहे, इस ढंग से एक्टिंग करते थे। और फिर देखते देखते ऐसा लगता था, उनका ड्रेस तो सामान्य होता था, लेकिन लगता था कि शिवाजी महाराज हमारे सामने एक्चुअली अभी बोल रहे हैं। तो ये तरीका जो है इफेक्टिव है, क्योंकि वो उनके बात रखने के तरीके के साथ में आता था, इफेक्टिव होता था। लेकिन भाषण में ये तरीके की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। उसका प्रभाव हुआ था मुझ पर एक जमाने में, काफी अच्छा हुआ था, लेकिन इसकी आवश्यकता है ऐसा मैं नहीं मानता। कि शिवाजी महाराज ने मैन में से तलवार निकाली, शिवाजी ने ऐसी तलवार निकाली, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके केवल आवाज के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, उसके लिए एक्चुअली वो एक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा एक्शन अगर स्टेज पर होगी तो वो भाषण से ज्यादा नाटक लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। और वो बहुत ही डेलिकेट पॉइंट होता है। अगर आपकी भावनाएं, आपका शब्द और आपकी एक्शन साथ में ठीक ढंग से नहीं जुड़ी, तो फिर वो पूरी तरह से नाटक ही लगता है, पूरे भाषण का असर चला जाता है। आपका तब का आवाज, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको आपने पूछा था, वॉइस मॉड्यूलेशन और आपकी एक्शन, दोनों तीनों साथ में अगर बात आती है तो वो इफेक्टिव होती है, और वो कॉम्बिनेशन बहुत डेलिकेट होता है। काफी अभ्यास के आधार पर आपको आ सकता है। इसलिए आप ज्यादा बॉडी लैंग्वेज की चिंता मत कीजिए, प्रामाणिकता से अपनी बात कहिए, वो अपने आप आ जाएगी।
और बाद में कभी कभी एक आध बार आपको बात को बहुत इंप्रेसिव तरीके से रखना है, या फिर एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना है, एक खास पॉइंट की तरफ या वाक्य की तरफ, तब आप हाथ का उपयोग कर रहे हो। याद रखो, तो शायद उस तरफ, और हर 3-4 वाक्य के बाद में अगर ऐसा आपका हो रहा है तो नेचुरली उसका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा। पूरे भाषण में 2-3 बार ये ध्यान खींचने के लिए आप कर रहे हो। हमेशा याद रखो, कभी मत भूलो इस बात को। तो चलेगा एक आधे बार 2 बार ध्यान खींचने के लिए ये थोड़ा सा अलग ढंग का बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना। वो तो जैसे आप इन्वॉल्व होकर बोलना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी खुद बोलना शुरू करती है, ये नेचुरल है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। वॉइस मॉड्यूलेशन की भी वही बात है। अगर आप दिल से एक बात को रखना चाहते हो, और भाषण में तो सभी रस होते हैं, वीर रस भी होता है, कारुण्य भी होता है, दुख भी होता है, अलग अलग रस होते हैं। तो आपके भाषण में जो बात आप जिस ढंग से रख रहे हो उसके साथ में आपके वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप होते हैं, क्योंकि वो क्षमता हर व्यक्ति में होती है। हमेशा याद रखना कि नाटक और भाषण 2 भिन्न चीजें हैं। नाटक आप एक पात्र को अभिनीत करते हो, और भाषण में वक्ता हमेशा वही होता है, उसका व्यक्तित्व उसके बोलने से बाहर आता है। भिन्न भिन्न पात्र बाहर नहीं आते हैं, वही व्यक्ति, उसकी अलग अलग भावनाएं बाहर आ सकती है। अगर हम दिल से बोले, मन से बोले, लोगों तक सही में हमको बात पहुंचानी है, तो बाकी चीजें अपने आप आती है। ये मेरा अनुभव भी रहा है, और यही बात मैं इतने सालों से सिखाते आया हूं, और कई बहुत अच्छे वक्ता उसमें से बेहतर वक्ता बने हैं। और कई वक्ता भाषण देते वक्त बहुत पॉज लेते हैं, काफी देर तक रुके रहते हैं, तो ये अपने आप होता है या ये वक्ता जानबूझ के करते हैं? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बड़े पॉज लेते थे, पदम तिवारी, कुछ वक्ता अपना भाषण देते वक्त बहुत पॉज लेते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी काफी पॉज लेते थे। तो ये वक्ता जो पॉज लेते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है या फिर उनकी आदत होती है? इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, पॉज कब लेना है, कब नहीं लेना है, कितने समय का लेना है, इसका एक शास्त्र है, साइंस है। अगर आप पॉज ज्यादा लेते हो तो लोगों को विचार करने के लिए और अलग ढंग से सोचने के लिए अवसर मिल जाता है। पॉज इतना ही होना चाहिए कि वो वाक्य और दूसरा वाक्य सेपरेट है, ये बात पहुंचे। उससे ज्यादा बड़ा पॉज नहीं होना चाहिए आम भाषण में। अब मेरे विषय इतने वोलेटाइल विषय रहे हैं, लोग काफ़ी अस्वस्थ रहते थे, काफ़ी लोग वहाँ पर ये भाषण को कैसे बन गिराए ये सोचकर आए हुए होते थे। तो मेरे भाषण शैली में जब मैं मैदानी भाषण देता हूँ, अभी भी काफ़ी भाषण अपलोडेड है यूट्यूब पर मराठी में, आप उसको सुन सकते हो, तो उसमें बिल्कुल पॉजेस नहीं होते। इतना ही पॉज होता है कि एक वाक्य खत्म हो गया, दूसरा वाक्य शुरू हो गया, क्योंकि मैं ऐसा सोचने के लिए और कुछ करने के लिए अवसर देना मेरे लिए संभव ही नहीं रहता था। जबकि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, तब मैं जिंदगी में पहली बार इतने पॉजेस ले रहा हूं। इसके पहले मेरे कोई भाषण शैली में मैंने इतने पॉजेस नहीं लिए। इवन मेरे क्लास में जब मैं टीच करता हूं, सिखाता हूं, अब मैं लगातार सिखाते आया हूं, वर्कशॉप लेते आया हूं, वो भी सिखाना ही है। कॉलेज में सिखाता था तब भी मैं बिल्कुल पॉज नहीं लेता था, क्योंकि बड़ी तादाद में संख्या में लोग हैं। मेरे क्लासेस में भी बहुत लोग रहते थे, वर्कशॉप में भी बहुत लोग रहते हैं, और उनको इधर उधर सोचने के लिए अवसर नहीं देना है। जबकि क्लासेस में तो लोग पैसे पेड कर कर आते हैं, तो भागने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके बावजूद उनको पूरी तरह से जकड़ कर रखना है, पकड़ कर रखना है, बात उन तक पहुंचानी है, और कम समय में ज़्यादा बातें रखनी है।
इसलिए बगैर पॉज लेते हुए इतने सालों से मैं बात करते आया, लेकिन वही यूट्यूब पर बोलना शुरू किया और मेरी शैली बदल गई। यानी ये भाषण पहले के भी अपलोडेड हैं, वो भी आप सुन सकते हो और अभी का आप सुन ही रहे हो। उस माध्यम की आवश्यकता के अनुसार आप अपनी शैली को अलग कर सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो, यह सहूलियत आपको मिलती है। क्योंकि यहां मुझे किसी को पकड़ कर नहीं रखना है, मेरी बात शांति से लोगों तक पहुंचानी है। पहुंचाते वक्त मुझे समय की भी पाबंदी नहीं है, जो कि भाषण में होती है कि आपको भाई 2-2.5 घंटे में मैंने भाषण मुझे कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा संभव नहीं है। तो सब पूरा का पूरा विषय मुझे 2.5 घंटे में रखना ही है। तो इसलिए मेरे पर टाइम का भी बाउंड एक बहुत प्रेशर होता है, टाइम बाउंड भाषण होना चाहिए, ये मुझे देखना पड़ता है। वही यूट्यूब पर बोलते वक्त अभी लाइव प्रोग्राम होने के कारण काफी सहूलियत ले सकते हैं, तो पॉजेस ले सकते हैं। पॉजेस इफेक्टिव भी होते हैं, यानी पॉजेस के कारण हमेशा हमारी पकड़ ढीली होती है ऐसा नहीं है, इफेक्टिव भी होते हैं। आप कौन सा विषय रख रहे हो, किस ढंग से विषय रख रहे हो, इस पर आपके पॉजेस निर्भर होते हैं। पॉजेस बहुत उपयुक्त भी होते हैं। पॉजेस के कारण आप लोगों को विचार करने के लिए अवसर भी दे रहे हो और प्रवृत्त भी कर रहे हो, यह भी होता है। और आपको भी बात रखने का एक अलग तरीका उपयोग में लाने का अवसर मिलता है। केवल यहां तक बात नहीं, आपको सोचने का, सोचकर अलग ढंग से बात रखने का भी अवसर मिलता है, जबकि आप फास्ट भाषण देते हो उसमें इतना अवसर आपको नहीं मिलता है। तो ये दोनों फायदे आपको होते हैं, तो इसका आपको अच्छे ढंग से उपयोग करना संभव है, आना चाहिए। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज इस ढंग की थी कि उनका भाषण लोग सुनने के लिए रुकते थे, इसलिए वो लंबे पॉजेस लेते थे। कई बार हम जब स्टूडेंट्स थे, उनके भाषण नागपुर में बहुत उनके भाषण होते थे, तो उनके भाषण सुनने को जाते थे तो कई बार बोलते थे पानी पियो पानी पियो, यानी जैसे कुछ पानी पीने के लिए बीच में गैप लिए। इतना लंबा पॉज, 3-3 सेकंड का, 4-4 सेकंड का पॉज लेते थे। अगर अटल बिहारी के अलावा कोई वक्ता इतना पॉज लेगा तो उसका, और उनके मैदानी भाषण की बात कर रहा हूं मैं, जो मैदान में होते थे, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, तब के भाषण की बात कर रहा हूं, वो हर जगह उसी ढंग से बात करते थे। लोकसभा में भी बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर कर बोलेंगे, तभी भी पॉजेस लेकर ही बोलेंगे। जब मैदानी भाषण देंगे, बड़े समुदाय के सामने बोलेंगे, तब भी पॉजेस लेंगे। और जब कहीं एक किसी विषय पर व्याख्यान दे रहे हो, यानी किसी विषय पर बोल रहे हैं, हॉल में बोल रहे हैं, तब भी उतने ही पॉजेस लेंगे। वो अपनी भाषा शैली को नहीं बदलते थे और आवश्यकता भी नहीं थी। उनका नाम इतना बड़ा था कि लोग उनको नाम को, यानी उनके नाम सुनकर ही उनको सुनने को आते थे। तो इसलिए इस तैयारी में आते थे कि हमको अटल जी को सुनना है, इसलिए उनको किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं थी। और उनके जमाने के भाषण तो मैंने सुने नहीं है कि वो पहले इसी ढंग से बोलते थे या अलग ढंग से बोलते थे, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब से मैं सुनते आया हूं तब से वो इसी ढंग से बोलते आए हैं। तो ये केवल अटल बिहारी के लिए ठीक है। दूसरा कोई वक्ता अगर उनके इतने पॉजेस लेगा तो उसका भाषण बिगड़ जाएगा। कम से कम उसकी इमेज बहुत अच्छा वक्ता बनने तक की नहीं बनेगी, तब तक तो भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने ज्यादा पॉजेस नहीं चाहिए। पॉज इतना ही चाहिए कि एक वाक्य खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है, इसमें ज्यादा बड़ा पॉज नहीं चाहिए। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो भाषण इफेक्टिव होगा। अटल बिहारी की शैली ये अपवाद शैली है, वो उनको सूट करती है क्योंकि उसके साथ में काफ़ी चीज़ें भी आती है। उनके आवाज़ के मॉड्यूलेशंस है, आवाज़ एकदम चढ़ना है, एकदम उतरना है, आंखें बंद करना है। जैसे एक ज़माने में राजेश खन्ना की आंखें झपकाना बहुत फेमस हुआ था, वैसे अटल बिहारी का आंखें झपकाना भी बहुत फेमस है। तो एक बार एक वक्ता कर कर आप एस्टेब्लिश हो गए, लोग आपको चाहने लग गए, तो फिर आपकी हर बात एक आदर्श बन जाती है। अदरवाइज दूसरा कोई वक्ता अगर अटल बिहारी जैसी आंख बंद कर कर बात करना शुरू करे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा।
कुछ चीजें कॉपी करने लायक होती है, कुछ चीजें कॉपी करने लायक नहीं होती है। तो अटल बिहारी जी के पॉजेस और अटल बिहारी जी की आंख बंद करना, ये दोनों बातें कॉपी करने लायक नहीं है। वो उनको ही सूट करती है, उनको ही बहुत अच्छा दिखती है, उनके इमेज के साथ में वो जुड़ गई है। मुझे लगता है यहां तक की बात काफी है। आगे का सवाल। जब भाषण देते वक्त पॉइंट्स पोडियम पे रखे होते हैं, पर कभी कभी हम और बात करते वक्त हम लोगों की तरफ देख के बात करते हैं, तो ऐसे में भाषण के मुद्दे छूट जाते हैं। ये ना हो इसके लिए क्या करें? आगे पीछे हो जाते हैं, मुद्दे छूट जाते हैं। हरीश केदार, इनका सवाल ऐसा है कि जब हम पोडियम पर पॉइंट्स रखते हैं और लोगों की तरफ देखकर बात करते हैं, अपना भाषण करते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि क्रम इधर का उधर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पॉइंट्स है वो छूट जाते हैं। ये जो आप कह रहे हो ये कोई अपवाद नहीं है, हर वक्ता के बारे में ये होता है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं होता है, क्योंकि आपने कागज पर पॉइंट्स लिखे हैं और वो पॉइंट्स के आधार पर आप भाषण दे रहे हो, और शायद पहली दूसरी बार ही दे रहे हो, तो हो सकता है कि कोई पॉइंट्स जो है उसको आप ज्यादा न्याय देते हो, उसमें ज्यादा घुस जाते हो, वो बात बहुत अच्छे ढंग से रखते हो, और उसी के साथ में दूसरी बात आपके साथ में जुड़ जाती है वो नेक्स्ट पॉइंट की, लेकिन वो थर्ड होता है, फोर्थ होता है, सेकंड नहीं होता है, सेकंड छूट जाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये शुरुआत में होता है। जब आप अपने आप को आदत लगाते हो कि भाषण देने के बाद में मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ इसका मैं मूल्यांकन करता हूं, मूल्यांकन के पॉइंट्स लिखता हूं, ये असेसमेंट के पॉइंट लिखने के बाद में वो मैं दूसरी बार जब उसी विषय पर भाषण देता हूं तो वो पॉइंट्स भी मैं पढ़ लेता हूं, ध्यान में रखता हूं, तो ये गलतियां कम होना शुरू होती है। सबसे पहले हम हमारा भाषण कैसा डेवलप करते हैं इस पर भी ये काफी निर्भर होता है। प्याज होता है, प्याज को आंख ऊपर का हिस्सा निकाल दो, उसके बाद में अपने आप नीचे का हिस्सा आता है, नीचे का हिस्सा निकाल दो, उसके पीछे और छोटा प्याज बनते जाता है। इस ढंग से हमारा भाषण होना चाहिए। यानी भाषण को ऑर्गेनाइज करते वक्त, पॉइंट्स निकालते वक्त, पहले पॉइंट में से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में से तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में से चौथा पॉइंट, ये लॉजिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। इस ढंग से होगा तो आपके पॉइंट्स ज्यादा छूटेंगे नहीं। सब पॉइंट्स छूट सकते हैं, यानी पॉइंट्स में की जो सटीक जानकारी होती है वो सब पॉइंट में से एक आधा दूसरा पॉइंट छूट सकता है। अब मेरा सवाल रहा कि मैं इतने सालों से भाषण का अभ्यास करता हूं और अभ्यास कर उस विषय की तरफ देखता हूं, इसके बावजूद कभी कभी एक आधा पॉइंट छूट जाता है जब नया विषय है तो, जबकि मेरे हर पॉइंट लॉजिकल होता है, एक के साथ में दूसरा जुड़ा हुआ होता है। इसके बावजूद ऐसा होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा। क्योंकि पहली बार अभी भी मैं जब नया भाषण देता हूं तो उसका मूल्यांकन तो करता ही हूं, मूल्यांकन करने के बाद में वो गलती हम सुधार लेते हैं। तो ये अभ्यास का विषय है, अपने आप को डिसिप्लिन करने का विषय है। 100% बेहतर तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते जाइए, उसमें से सुधार आते जाएंगे। रहा सवाल पॉइंट्स की तरफ देखने का, बीच बीच में हमारी नजर पॉइंट्स की तरफ जानी चाहिए, और ये अभ्यास से हमें पता चलता है। जैसे हमको सीखना पड़ता है कि पब्लिक की तरफ देखना है लेकिन देखना भी नहीं है, उसी तरह पॉइंट्स की तरफ देखते वक्त हमको उसको पढ़ना भी नहीं है फिर भी ध्यान जाना चाहिए। ये हमको सीखना पड़ता है, नहीं तो भाषण देते देखते देखते हम पॉइंट्स अगर पढ़ने लग गए तो नेचुरली आपका भाषण की पकड़ जो है लोगों पर वो तो निकल जाएगी, क्योंकि आप कहीं तो भी और ध्यान दे रहे तो लोगों का भी ध्यान इधर उधर जाएगा। इसलिए आपको इस ढंग से बात करनी है कि आप पॉइंट्स की तरफ देख भी रहे हो और लोगों को लग रहा है कि आप देख भी नहीं रहे हो। यह अभ्यास के बाद, आदत के बाद
काफी दिनों के प्रैक्टिस के बाद आपको यह संभव होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते जाओ। धीरे 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 ये पॉइंट्स छूट जाना, इससे भी आप बचोगे, और पॉइंट्स इधर के उधर होना, इससे भी आप बचोगे। हर वक्त भाषण देने के बाद में, अभी तो आपके लिए सहूलियत है तो इसलिए रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डेड भाषण सुनो, उसका मूल्यांकन करो। जब आप भाषण देते हो तब आप कह नहीं सकते हो कि आपका भाषण कैसा हुआ। जब आप रिकॉर्डेड भाषण सुनते हो तब सही मायने में आपको पता चलता है कि आपका भाषण कैसा हुआ, क्योंकि भाषण देते वक्त आप खुद इन्वॉल्व होते हो उसमें, इसलिए आप तटस्थ बनकर अपने आप की तरफ नहीं देख पाते हो एट ए टाइम, कि बोल भी रहे हो, इमोशनल भी हो, उसमें खुद अंदर भी घुसे हो और फिर तटस्थ होकर भी देख रहे हो। ये भाषण देते वक्त पॉसिबल नहीं है आपको। लेकिन रिकॉर्डेड भाषण सुनते वक्त ये पॉसिबल है, तब बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आप मूल्यांकन कर सकते हो। और हर वक्ता ने अपना भाषण सुनना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, बेहतर बनने की ये आवश्यकता है। ऐसा मैंने पढ़ा था कि फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंटली अच्छे से बोल ना पाओ तब तक एक्टिंग करो, फेक करो। तो क्या ये तरीका सही है? संतोष खड़े इन्होंने सवाल पूछा कि आप नाटक करो, एक्टिंग करो और वो आप में आ जाएगा। जैसा कि आप कॉन्फिडेंट हो इस ढंग से अपने आप को पेश करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। आपका सवाल बहुत करेक्ट है, साइकोलॉजिकली भी करेक्ट है। केवल शब्दों का चयन, फेक आपने शब्द का उपयोग किया पहले, तो यह फेक करने की आवश्यकता नहीं है, एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं प्रैक्टिस करना कहूंगा कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है तो मैं कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं। एक बार कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं, दूसरी बार कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं, तीसरी बार कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम होते जाता है। साइंटिफिकली ये बहुत करेक्ट। सेम थिंग मैं अपने आप को अच्छा वक्ता समझकर बोलूं, अच्छा वक्ता समझकर दूसरी बार बोलूं, तीसरी बार बोलूं, मैं अपने आप को अच्छा वक्ता अंदर से समझने लगूं, अपने आप को अच्छा वक्ता समझने लगूं, और फिर उसका परिणाम ऐसा होगा कि मैं अच्छा वक्ता बनते जाऊंगा। यह संभव है, लेकिन मूल्यांकन के साथ में तटस्थ बनकर अपने आप का मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें जो बेहतर चीज है उसके लिए अपनी खुद की पीठ थपथपाना पड़ेगा, गलतियां हैं उसको निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने आप को बेहतर समझते जाएंगे और बेहतर न होते हुए भी अपने आप को बेहतर समझेंगे, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पाएंगे ना हम बेहतर हैं। तो ये मर्यादा, ये साइंस के पीछे की हमने समझ लेनी चाहिए। मैं जो बनना चाहता हूं वैसा मैं बार बार कोशिश करता हूं, उस ढंग से अभिनय करता हूं, और धीरे धीरे वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये संभव है, साइंटिफिकली ये पॉसिबल है, ये साइंस भी है। लेकिन अभिनय के बजाय मैं वैसा बर्ताव करता हूं, ये शब्द का उपयोग करना मैं चाहूंगा। जैसा कि मुझे बगैर गुस्सा लोगों के साथ मैं बर्ताव करना चाहिए ऐसा लगता है, तो अंदर से कितना भी गुस्सा आए तो भी मैं अपने आप को बगैर गुस्से से लोगों के साथ मैं बर्ताव कर रहा हूं, इस ढंग से पेश करता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और अंदर से प्रामाणिक हूं, ढोंग नहीं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे बगैर गुस्से से मैं लोगों को हैंडल करते करते अंदर का भी मेरा गुस्सा निकल जाता है, बाद में वो भी नहीं आता है। ये संभव है। लेकिन अगर हम ढोंग करें, मुझे कितना भी गुस्सा आए फिर भी मैं लोगों के सामने मेरे को गुस्सा नहीं आए इस ढंग से बिहेव करने की कोशिश करता हूं, झूठ प्रोजेक्ट करता हूं, और अंदर में गुस्सा ठुस ठुस कर भरा है, ये अगर ढोंग है तो आगे चलकर इसके बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। तो ये दोनों का अंतर हमें करना पड़ेगा कि ये मेरा अभ्यास है, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये ढोंग नहीं है, ये मैं मन से कर रहा हूं, मेरे व्यक्तित्व के इंटीग्रिटी का ये हिस्सा है, ये प्रामाणिकता का हिस्सा है। इस ढंग से अगर आप इस ढंग से कोशिश करते जाओ तो शायद आप बोलते हो उस ढंग से उसके रिजल्ट मिलेंगे।
कॉन्फिडेंस के बारे में भी मिलेंगे, वक्ता अच्छा कर भी मिलेंगे, और आपके स्वभाव के बारे में भी मिलेंगे। आखिर में वो साइंस है, उसका अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम जैसा अपने आप को बार बार पेश करते हैं और अंदर से प्रामाणिक है, तो वैसा अंदर से बनते भी जाते हैं। आगे, भाषण के समय आवाज में कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? सुनील वाघ, इनका सवाल ऐसा है कि भाषण करते वक्त आवाज में कॉन्फिडेंस कैसे बनाकर रखें। अभी जो सवाल का जवाब दिया आप सुन रहे थे, उसी ढंग से कॉन्फिडेंटली बात करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी कॉन्फिडेंस की समझ है, आप जिसे कॉन्फिडेंट बोलना कहते हो, उस ढंग से बात रखिए। शुरुआत में आपको अंदर से अगर महसूस नहीं होता है, तो जैसा अभिनय की बात कर रहे थे हम, वैसे उस ढंग से अभिनय करने की, लेकिन प्रामाणिकता से अभिनय करने की कोशिश करते जाइए। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपके भाषण में आ जाएगा। अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंटली बात करने का मतलब क्या है, वो कैसे आवाज में, बोलने में, स्टाइल में प्रदर्शित होता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति के भाषण सुनिए। आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, और उसका अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। यह भी तरीका हो सकता है। अनुकरण करते करते आप वैसे ही अपने आप को फील करने लग गए, और आपके जीवन का, आपके भाषण का, आपके भाषण देने के तरीके का वो कॉन्फिडेंस बन गया। यह भी संभव है। ये दोनों तरीके से आप कोशिश कर देखिए। लेकिन मेरे लिए बहुत सिंपल तरीका ऐसा है कि आप मन से बोलना शुरू कीजिए। मुझे कहना है, मुझे लोगों के सामने रखना है, मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से रखनी है जैसा मैंने कहा है, और अपनी बात रखिए, उसका मूल्यांकन करते जाइए। धीरे धीरे भाषण देने का कॉन्फिडेंस आप में आता ही है। और जो बात आपको मन से अच्छी लगती है, सच है, इसके बारे में आपको गारंटी है, आप खुद अंदर से उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, तो आपके आवाज में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके लिए कोई खास नाटक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके बावजूद दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर कभी भाषण के दौरान किसी कारण से माहौल विपरीत हो जाए, लोग हुटिंग वगैरह करने लगे या बोलने में हमसे कोई गलती हो जाए, तो ऐसे में माहौल को कैसे संभालें? पदम तिवारी। पदम तिवारी, इनका सवाल ऐसा है कि कभी कभी बोलते वक्त अगर कुछ हमसे गलती हो जाए और उसके कारण माहौल, यानी श्रोताओं में माहौल विपरीत हो जाए, कोई हुटिंग करना वगैरह शुरू कर दे, तो फिर क्या करें, इस परिस्थिति को कैसे संभालें। इस सवाल का कोई एक जवाब देना बहुत कठिन है, क्योंकि वो परिस्थिति कैसी है, किस ढंग की है, उसको किस ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, ये उस समय पर निर्भर होता है, वक्ता के कॉन्फिडेंस पर निर्भर होता है। अगर हमसे गलती हुई ऐसा हमको लगता है, तुरंत तभी के तभी माफी मांगकर आगे चलना चाहिए। लेकिन उससे माहौल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ सकता है। सबसे पहले इस ढंग की गलती हमारे हाथ से ना हो, यह हमने देखना चाहिए, क्योंकि भाषण के समय हजारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने अगर कोई गंभीर गलती आप कर दो, तो उसके परिणाम तो बहुत बुरे हो सकते हैं। मुझे आपने जो सवाल पूछा उसमें से याद आया, भंडारा में हमारा जो एक दौरा था पूरे विदर्भ का, उसमें भंडारा में भाषण था, और मेरे कार्यकर्ताओं ने भंडारा में ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। वो जो भाषण था उस समय बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पब्लिक भी इकट्ठा नहीं हुई, कुछ सैकड़ों पब्लिक आई थी। और जबकि मेरे संगठन ने नियम बनाया था कि जब हजारों लोग आएंगे तो ही मानव बात करेंगे, भाषण देंगे, बाकी तो बहुत बड़े वक्ता बन चुके हैं, तो फिर मानव साहब की क्या जरूरत है। तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं ली है, इतने कम संख्या में, कुछ 500-600 ही लोग आए हैं,
तो मैंने कहा कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मेरे दूसरे बहुत अच्छे वक्ता बोलने वाले हैं, वो भाषण देंगे। तो मुझे जो कार्यकर्ताओं ने ठीक ढंग से काम नहीं किया उनको सबक भी सिखाना था, लेकिन जो लोग आए उनका अपमान भी नहीं होना चाहिए था। और वो वक्ता बहुत अच्छा था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो बात मैं आगे कह रहा हूं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। अच्छा वक्ता था जिस पर मेरा काफी भरोसा भी था, और उसने बहुत अच्छा भाषण देना शुरू किया। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हम सभी मानते हैं, और मेरा कहना है कि जो जो इस देश का नागरिक है उस हर व्यक्ति ने बाबा साहब का बहुत आदर करना चाहिए, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। मेरा ये कार्यकर्ता भी बाबा साहब को बहुत मानता था, लेकिन कहते वक्त वो बहुत अच्छे, यानी जिसको हम कहेंगे कि गुड फेथ में अच्छी बात कहते कहते एक बात कह गया कि बाबा साहब भगवान कृष्ण जैसे 8वें पुत्र थे। अच्छा हो गया बाबा साहब के पिताजी ने बर्थ कंट्रोल नहीं किया, नहीं तो बाबा साहब हमको नहीं मिलते। अब मैंने ये बात आपको चुभे नहीं इस ढंग से कही। मेरे इस कार्यकर्ता मित्र ने बात थोड़ी अलग ढंग से कही, यानी बहुत अशोभनीय है ऐसी भी ढंग से नहीं कही, लेकिन ऐसा कहा कि उन्होंने कई बच्चे पैदा किए इसलिए हमको बाबा साहब मिले। अब बाबा साहब को मानने वाले दलित संगठन के काफी लोग थे वहां पर, वो एकदम से चिढ़ गए, उनको गुस्सा आया और वो कुछ गड़बड़ वड़बड़ करने लग गए वहां पर। तो जो लोग गड़बड़ करने, मैं तो बैठा ही था श्रोता में, वो प्राध्यापक थे कॉलेज में वहां के, उनके साथ में कुछ लोग थे। मैंने थोड़ा उनको रिक्वेस्ट की बाहर आने के लिए, अब मैं था इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, बाहर आए। सबसे पहले मैंने काम किया, मेरे वक्ता मित्र के ओर से माफी मांग ली। ये बात गलत ढंग से कही, उन्होंने ऐसा कहना नहीं चाहिए था। तो ऐसा कहने के बाद में वो आप क्यों माफी मांग रहे हो, माफी तो उन्होंने मांगनी चाहिए। बोला वो भाषण खत्म होने के बाद में मांगेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन उनकी ओर से मैं माफी मांग रहा हूं, मैं संगठन का प्रमुख हूं, तो आप मेरी माफी को कम समझने, नहीं आप माफी मांग रहे तो बहुत ही बड़ी बात है, वो तो सवाल ही नहीं उसके बारे में। तो पहले तो मैंने माफी मांगकर शांत किया, फिर उनको समझाया कि आपके मन में ये डाउट है क्या कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में मैं या फिर मेरा कार्यकर्ता इतना बड़ा वक्ता कुछ तो भी गलत बात करेगा। सर बोले ये गलत बात करेगा ऐसा हमको लगता था तो यहां तो भाषण ही नहीं होने देते, सब उखाड़ कर फेंक देते। अब आप हैं यहां पर इसलिए हम चुप हैं, आपके संगठन के बारे में हमें विश्वास है इसलिए हम चुप हैं, केवल अपना निषेध आवाज में व्यक्त कर रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि यह पूरी बात रखते वक्त उन्होंने कहीं भी बाबा साहब का अपमान हो इस उद्देश्य से यह बात की क्या। तब अब वो शांत हो चुके थे, अब शांति से सोच रहे थे। नहीं बोले वो उद्देश्य तो अपमान करने का नहीं था। हाँ, मुंह से शब्द ऐसा निकला है कि जिसको आप अपमान के तरीके से ले सकते हो कि बराबर बच्चे पैदा किए, तो बाबा साहब के पिताजी का यह अपमान लग सकता है, लेकिन उद्देश्य था क्या वैसा कुछ, केवल शब्द, एक शब्द गलत चला गया वहां पर, इतना ही हुआ है। और फिर ये बात ठीक ढंग से समझा कर उस बात को हम शांत कर पाए। फिर मैंने अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ में बात करने के लिए लगाया, जिसका भाषण था हमारे वक्ता का, उसको पहले ही मैंने कहा कि बिल्कुल बहस नहीं करने का, सीधा बोलने का, माफ करना मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, क्योंकि बाकी तो भावनाएं आपकी बहुत अच्छी थी, वो तो बात पहुंच गई आपकी। तो यहां मैं था, हैंडल कर पाया। अगर मेरे मुंह से ये होता तो क्या होता, फिर तो असंभव था संभालना। हमारे मुंह से अगर ऐसी कोई बात जाती है कि जो लोगों को चुभे, गलत लगे, तो उसकी तुरंत माफी मांग लेना। मेरा वो उद्देश्य नहीं है ऐसा कहकर, लेकिन अगर आपकी भावना वैसी है तो। लेकिन मेरा विषय तो गजब का रहा, मैं बाबाओं के बारे में बोलते आया हूं, नाम लेकर बोलते आया हूं।
मेरे कई भाषणों में ऐसा हुआ है कि कोई तो भी बीच में खड़ा हो, तुम अगर इस बाबा का नाम लेकर बोलोगे तो याद रखो, या फिर ये धर्म के खिलाफ है, तो मैंने कभी माफी नहीं मांगी। कई बार मेरे भाषणों में हुआ है। तो जब भी किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो मैं तो वक्ता हूं। लड़ा ये पूरे हम जो मारपीट वगैरह सब तैयारी कर कर इतने दिनों से हम यानी संगठन चलाते आए हैं, कभी मारपीट तो की नहीं किसी के साथ में, लेकिन तैयारी तो फुल रखते थे। तो मैं पहले ही कह देता था, शुरुआत में ही पहले बात रखता था कि भाई मैं जो कह रहा हूं आपको सुनना है नहीं सुनना है ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं गलत बात कह रहा हूं तो आपको आह्वान स्वीकारिए। आज 30 लाख का आह्वान है, उस जमाने में 1 लाख का था, और हम झूठ बोल रहे हैं आप सिद्ध कर दीजिए। इसके बावजूद आपको मेरी बात नकारने का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन आप बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर आपको तो फिर ये बाप दाखो नेतर श्राद्ध कर वाला क्षेत्र है। आह्वान स्वीकारिए। आह्वान भी नहीं स्वीकार रहे हैं, और इसके बावजूद अगर आप मेरा भाषण बंद गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं चलने देने वाला नहीं। ये तो पहली ही बात मैं शुरुआत में रखता था। इसके बावजूद कोई खड़ा हो जाता था। खड़ा होने तक वो लोग गलत समय पर खड़े होते थे, क्योंकि पूरी पब्लिक तो अभी प्रभावित हो चुकी है, तो उनको रोकना बहुत आसान होता था। जो गड़बड़ कर रहे हैं यहां से निकल जाए, जिनको सुनना है वो सुनिए, नहीं तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। तुम्हारे बाबा को आह्वान, चलो कब लेके आते हो? है ना तुम्हारे बाबा में क्षमता? मैं धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हारे बाबा के ठगी के बारे में बोला है। तुम्हारे बाबा को लेकर आओ, यहां सिद्ध करो, यहां बड़बड़ मत करो। क्यों, तुम्हारे बाबा में दम नहीं है क्या? वो भगवान के अवतार है ना, तुम्हें आकर यहां गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? उनमें इतना भी दम नहीं, तुमको भेज दिया गड़बड़ करने के लिए। इस ढंग से अगर आप बात को रखते हो, उनको झांपने की कोशिश करते हो, तो एकदम से माहौल बदल जाता है। बाकी के लोग उनके इतने खिलाफ होते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। ये मेरे भाषण में हमेशा बार बार हमने किया है। उल्टा हमने इस ढंग का मैसेज पहुंचा है कि मेरे भाषण में आकर अगर आप ज्यादा गड़बड़ी करते हो तो आपके बारे में, आपने जिस कारण गड़बड़ी की उसी के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा और खुलकर ठोकूंगा। यही मैंने सनातन संस्था के बारे में बार बार किया। जब भी उन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पूरा का पूरा उस भाषण में यानी उस दिन के भाषण में वो विषय ज्यादा लेता था, और ये कहकर लेता था कि मैं लेने वाला नहीं था, आपने ये गड़बड़ी की इसलिए मैंने लिया है। तो उसका भी काफी असर होता था कि उपयोग तो कुछ होता नहीं है, उल्टा लोगों तक भलती बातें पहुंच जाती है, जो उनको नहीं चाहिए वैसी बातें पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको उस समय में उस चीज को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके प्रामाणिकता पर, वहाँ के आयोजक जो है उसके आधार पर ये चीज़ें डिपेंड होती है। अब तो ये तो बीच में की बात होगी, कई बार तो शुरुआत में ही होता है। शुरुआत में ही मुझे कहा जाता है, आयोजक ही कहते जिन्होंने भाषण आयोजित किया, सर आज के भाषण में आपको ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। तब मैं कहता हूं कि मैं बोलूंगा, मैंने जो तय किया है वही बोलूंगा, मैं बिल्कुल आपकी बात मानने वाला नहीं। भाषण तय हुआ, आपने मेरा समय मांगा, तब विषय आपने और मैंने मिलकर तय किया। अब कुछ लोग आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए आप मेरा विषय चेंज करो या फिर ये मत बोलो वो मत बोलो, ये बात मत करो। मैं तो यही बात रखूंगा और भाषण दूंगा, तुमको जो करना है सो करो। अब वो आयोजक है, डर जाते थे सर ऐसा कैसा होगा, फिर वो भाषण में ऐसी गड़बड़ी होगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। उन लोगों को कैसे हैंडल करना मैं देखूंगा, और मैं हमेशा ऐसा हैंडल करते आया हूं। आज तक मैंने कम से कम 10,000 के ऊपर व्याख्यान दिए होंगे, लेकिन एक भी मेरा व्याख्यान 10,000 व्याख्यानों में से एक भी बार मैंने अधूरा नहीं छोड़ा, या फिर किसी को बंद गिराना संभव नहीं हुआ, एक भी बार नहीं संभव हुआ।
उसमें फिर वक्तृत्व शैली से लेकर सभी बातें आती है। उसके बारे में वो उदाहरण तब मैं विस्तार से लूँगा और सीरीज़ में ही लूँगा, क्वेश्चन आंसर में लेने के बजाय, क्योंकि वो सीरीज़ में ज़्यादा अच्छे ढंग से आपके सामने मैं उसका वर्णन कर पाऊँगा और इफ़ेक्टिवली आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो आपको उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है ये तब तय करना होता है, लेकिन हमसे अगर कोई गलती हो तो तुरंत उसकी माफ़ी मांग लेना, उसमें कोई शर्म हमने महसूस नहीं करनी चाहिए, ये आवश्यक है। क्या गूगल या यूट्यूब से कॉपी करके भाषण तैयार करना ठीक होगा? सोनी जी बिहार से। सोनी जी बिहार से, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या गूगल से या फिर यूट्यूब से सुनकर कोई भाषण तैयार करना या उनकी कॉपी करना ये ठीक होगा? देखिए, मैं तो कहूंगा कि किसी की भी कॉपी ना करे, विषय के बारे में तो कॉपी ना करे, लेकिन हमें जानकारी जो प्राप्त करनी है, किसी भी विचार के बारे में जो समझना है, उसके लिए तो अलग अलग माध्यम है। उसमें गूगल भी एक माध्यम है, दूसरा यूट्यूब भी माध्यम है। ये दोनों माध्यमों की अड़चन ऐसी है, ये दोनों मीडियम की, कि जो जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो वो सही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे मेरे जमाने में एक था कि भाई आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो एनसाइक्लोपीडिया रेफर करना चाहिए, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया जो बनते हैं उसमें ये केयर ली जाती है कि कोई भी झूठ बात उसमें ना जाए। लेकिन गूगल में तो कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है, उसने जो जानकारी वहां रखी है वो गलत भी हो सकती है, वो विश्वसनीय भी नहीं हो सकती है। सेम थिंग है यूट्यूब पर जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके जानकारी के सटीकता के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, सत्य के बारे में गारंटी नहीं दे सकते। वो तो किस व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। इतना ही नहीं तो उस व्यक्ति के क्रेडिबिलिटी के बारे में हमें जानकारी चाहिए, जो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दिक्कत की बातें हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अलग अलग लोगों की बात आप सुन रहे हो, गूगल के जरिए जानकारी निकाल रहे हो, वो कौन से साइट पर है, उस साइट की विश्वसनीयता क्या है, ये भी हमने देखना चाहिए। उस पर कितना हम भरोसा कर सके ये भी हमने देखना चाहिए। दूसरी जगह हमने रीचेक करना चाहिए। अगर जानकारी का हम उपयोग करते हैं तो कॉपी नहीं करना है। लेकिन आप जैसे आप किसी कोई किताब पढ़ते हो, आपको नॉलेज तो आसमान से नहीं आता है। इंसान में और जानवर में तो सबसे बड़ा फर्क यही है ना कि जानवर केवल खुद के जीवन के अनुभव से सीख पाता है, ज्ञान प्राप्त कर पाता है। जो भी ज्ञान उसे जानवर को प्राप्त होता है वो खुद के अनुभवों के आधार पर प्राप्त होता है। और इंसान में ये तो विशेषता है ना कि वो खुद के अनुभव के आधार पर तो ज्ञान प्राप्त करता ही है, सीखता ही है, लेकिन साथ में दूसरों के अनुभवों के आधार पर भी वो सीखता है। दूसरों के अनुभवों का भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसी ना किसी के अनुभव होते हैं। आसमान में तो कोई ज्ञान नहीं आता है। तो इसलिए हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको तो अलग अलग स्रोतों में से यह ज्ञान प्राप्त करना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी। विचारों के बारे में भी जानकारी इसी ढंग से हमें प्राप्त करनी होगी। उसमें क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में हमें ही खुद को सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसकी विश्वसनीयता ढूंढनी पड़ेगी। ये आवश्यक है। अब इसमें कुछ विश्वसनीय चीजें होती है, जैसा बीबीसी है। बीबीसी का चाहे वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल हो, उसमें हमेशा जो बातें होती है वो साइंटिफिक होती है, अनसाइंटिफिक होने की गुंजाइश कम होती है। वही दूसरे चैनल्स के बारे में, इसी ढंग के चैनल्स के बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते हो। जैसे एनसाइक्लोपीडिया है तो कुछ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का विश्वसनीय है,
बाकी 100% आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते हो कि बाकी जगह जो जानकारी मिली वो 100% सच होगी। इसलिए आपको अलग अलग जगह से आपको रीचेक करनी चाहिए। जहां तक हो, अगर क्रेडिबल सोर्स है तो क्रेडिबल सोर्स का उल्लेख आपने अपने भाषण में करना चाहिए। पत्रकार कर मैं इतने सालों से काम करते आया हूं, काफी चीजें लिखते आया हूं। हर वक्त जाकर हर चीज का आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो। आपको दूसरे के इन्वेस्टिगेशन पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए दूसरे के जानकारी का भी आपको उपयोग करना पड़ता है। अकेले हर चीज दुनिया की आप प्राप्त कर पाओगे, हर ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, यह संभव नहीं होता है। तो इसलिए हमको इस मर्यादा का ध्यान रखना होगा कि जो हम अलग अलग जगह से जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्रेडिबल क्या है, विश्वसनीय कितना है, उसी के साथ में सत्य कितना है, ये परखने के तरीके हमें उपयोग में लाने पड़ेंगे। और उसके आधार पर हमको अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन कॉपी किसी भी बात की डायरेक्टली नहीं करनी चाहिए। और जहां तक अगर क्रेडिबल सोर्स है तो उसका उल्लेख भी करना चाहिए। आगे कई बार ऐसा होता है कि लोग भाषण देते वक्त बहुत इमोशनल होकर कुछ भी बोलने लगते हैं। तो बात भाषण देते वक्त विवेक कितना इम्पोर्टेंट है? प्रशांत कामत। प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग भाषण देते वक्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो भाषण देते वक्त विवेक कितना महत्व का है? देखिए, भाषण तो विवेक के आधार पर ही देना होता है, लेकिन केवल विवेक की बात, केवल लॉजिकल बात, केवल रैशनल बात लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन होता है। आखिरी में आप लोगों तक ये बातें क्यों पहुंचाना चाहते हो? उनको विवेकशील बनाने के लिए, रैशनल बनाने के लिए, लॉजिकल बनाने के लिए। लेकिन आप क्यों उनको विवेकशील बनाना चाहते हो? क्योंकि आप उन पर प्रेम करते हो, क्योंकि आपको उनके प्रति अपनापन है। यहां तो भावना जुड़ गई ना। यानी विवेक की भी बात, रैशनल भी बात, लॉजिकल भी बात भावना के बगैर नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये थोड़ा कठिन बात है। यानी कोई भी विवेक की बात भावनाओं के बगैर आप कह नहीं सकते हो, और इमोशनल हो गए तो विवेक की बात छूट जाती है। तो दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन चाहिए। आपके दिमाग में पूरी तरह से बैलेंस हो, भावनाओं में आप बह ना जाए, नहीं तो आपके मुंह से तो गलत बात निकल जाएगी। इसलिए आप खुद भावनाओं में बह ना जाए, आपकी हर बात लॉजिकल हो, विवेकी हो, रैशनल हो, लेकिन लोगों तक पहुंचने के समय, लोगों तक पहुंचने तक उसमें इमोशन जाना चाहिए, तो ही लोगों के हृदय तक वो बात पहुंचती है। कम से कम आपका उनके प्रति कंसर्न, उस इमोशन, कंसर्न की जो इमोशन है, अपनेपन की जो इमोशन है, प्रेम की जो इमोशन है, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। भाई, आपने ये बात क्यों सुननी चाहिए, क्यों अमल में लानी चाहिए? क्योंकि आपका भी भला, ऐसा मुझे अंदर से लगता है। ये बात तो पहुंचनी चाहिए। इसका एक सुंदर कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है। इसलिए वक्ता ने भाषण देते वक्त खुद इमोशनल नहीं बनना है, लेकिन लोगों तक इमोशन पहुंचाना है। यह बहुत बहुत कठिन कसरत होती है, यह करनी पड़ती है। यानी इमोशनलेस भाषण किसी को पसंद नहीं आता, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ड्राई बनेगा पूरी तरह से, कोई उसके साथ में जुड़ेगा नहीं। इसलिए भाषण में इमोशन भी होनी चाहिए और आप इमोशन में बह भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर मुद्दा आ जाएगा
फिर ये कैसे संभव है? आपको नाटक करना पड़ेगा। ये नाटक शब्द करेक्ट नहीं है, ड्रामा शब्द करेक्ट नहीं है, अभिनय ये शब्द भी करेक्ट नहीं है। एक तरफ आपके भाषण में जो बोलने का पूरा हिस्सा है वो लॉजिकल ही होना चाहिए, लेकिन आपके आवाज में आपके इमोशंस होने चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन मैं उसको कहूंगा। आप लॉजिकली बात कर रहे हो, विवेक के साथ में बात कर रहे हो, इसलिए आप इमोशन में बह नहीं जाओगे, लेकिन आवाज में इमोशंस आ रही है, वो लोगों तक पहुंच रही है, ऐसा होना चाहिए। और ये संभव है अगर आप प्रामाणिक है, आप लोगों से सही में प्यार करते हो, लोगों के प्रति आपके मन में अपनापन है, कंसर्न है, तो ये आपके आवाज से लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आपको खुद को इमोशनल नहीं बनना है, तभी आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को कंट्रोल में रख पाओगे। आपके बोलने में कोई ऐसी गलती नहीं होगी कि जिसके परिणाम कुछ बुरे हो सकते हैं। इसलिए इमोशन में बह जाना भाषण देते वक्त ये बहुत गलत बात है। वक्ता के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इमोशंस लोगों तक आपके भाषण के जरिए पहुंचनी भी चाहिए। इसका एक सुंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो अभ्यास के आधार पर और आपके प्रामाणिकता के आधार पर संभव है। जब भी हम भाषण देते हैं तो हमारे पीछे स्टेज पे बैनर लगा होना जरूरी है क्या? सोनी जी बिहार से पूछ रहे हैं। सोनी जी बिहार से पूछ रहे हैं, आप जब भी भाषण देते हो तो स्टेज के पीछे बैनर लगना आवश्यक है क्या? देखिए, बैनर लगना दो चीजों के लिए लगाया जाता है। एक तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है कि टोटल लोगों पर जो इंपैक्ट आ रहा है उसके लिए बैनर पीछे चाहिए, और दूसरा जानकारी भी होती है कि आप कौन से विषय पर भाषण दे रहे हो और ये वक्ता कौन है, बोलने वाला वक्ता कौन है। अब बैनर पर तो वक्ता का नाम चाहिए जो बोलने वाला होगा, प्रमुख वक्ता कम से कम, और उसका परिचय नहीं चाहिए तो कम से कम उसका संबोधन होना चाहिए कि वो कौन है भाई, क्यों यहां इस विषय पर भाषण हमारे सामने दे रहा है। कुछ लोग थोड़े देरी से आते हैं, कुछ लोगों को भाषण का विषय मालूम नहीं होता है, यह भी काम होता है। और बैनर का महत्व, जो बैनर पीछे रखने का आग्रह होता है, तो लोगों पर बार बार ये बात इंप्रिंट हो कि भाई इस विषय पर का ये व्याख्यान है, वक्ता इस विषय पर बोल रहा है। हालांकि मुझे कई बार लगता है, मैं कई वक्ताओं को सुनता हूं तो बैनर उनके सामने रखना चाहिए, पीछे नहीं रखना चाहिए। विषय एक होता है और भलते ही विषय पर वो बात करते रहते हैं। मैंने जो वक्ता हम हमेशा सुनते आया हूं, उनमें बहुत कम वक्ता ऐसे होते हैं जो सही में विषय के बारे में ही बोलते हैं। जो विषय उन्होंने लिया उसी के बारे में बोलते हैं। काफी वक्ता विषय छोड़कर बहुत बातें करते हैं। इसलिए सही मायने में देखा जाए तो हमेशा वक्ता के आगे भी एक बैनर होना चाहिए जो उसको हमेशा दिखे, भाई मुझे इस विषय पर बोलना है, मुझे इस विषय पर बोलना है। ऐसा मुझे कई बार लगता है। पीछे बैनर होने का कारण लोगों पर एक परिणाम हो, इस वक्ता का भाषण है, इस विषय पर भाषण है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। खास कर बैनर का जो उपयोग होता है, जो वक्ता कर भाषण नहीं दे रहे लेकिन स्टेज पर बैठे हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, उनका नाम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उसका ज्यादा उपयोग होता है। फोटोजेनिक होता है, फोटो का अवसर होता है, उसमें बैनर आना चाहिए। इन तीन चीजों के कारण बैनर पीछे लगाया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा बैनर का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो भी प्रमुख वक्ता होता है, लोग सुनने के लिए उसको आते हैं, तो उनको पता होता है कि यह वक्ता इस विषय पर बोलने वाला है। जो देरी से आते हैं उनको भी पता होता है कि ये वक्ता इस विषय पर बोलने वाला है। इसलिए हमेशा पीछे बैनर होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बैनर तो फोटो के कारण आए हैं, पेपर में फोटो देना है या फिर प्रिजर्व करना है, ये प्रोग्राम हुआ था इसकी जानकारी हमारे साथ हमें रखनी है, उसका एल्बम बनाना है, वहाँ से वो आया। विषय हैमर होने के लिए वो बैनर लगाना आवश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका वो उपयोग होता है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। बैनर होना अच्छा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए।
एक ही भाषण बार बार देना उचित है क्या? मैंने क्योंकि कई बार वो लोग, मैंने सुना है कि वो वक्ता हर जगह एक ही तरह की बात बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। विशाल धोटे। विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है, क्या वक्ता ने एक ही भाषण बार बार देना चाहिए? अब ये सवाल तो बड़ा विचित्र सवाल है, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी जोड़ दिया कि कई वक्ताओं के बारे में ऐसा सुनाई देता है कि वो हर जगह यही बात कहते हैं। यह सवाल मैंने आचार्य दादा धर्माधिकारी जी को पूछा था जब मैं वक्ता बनने का था, अभी अभी बोलना शुरू किया था। और आचार्य दादा धर्माधिकारी के काफी भाषण सुने, फिर उनके साथ में उरली कांचन हमारे 15 दिन रहे, वहां भी काफी भाषण उनके सुने, हमारे साथ भी उनके काफी भाषण, यानी वार्तालाप चलता रहा, चर्चाएं चलती रही, वह तब भी सुनते रहे। लेकिन लगातार मैंने स्त्री पुरुष सहजीवन इस विषय पर के कुछ भाषण सुने, कुछ क्रांतिवादी तरुणांनो कर युवकों को वो एड्रेस करते थे, वो भाषण सुने। और मैंने दादा से ये पूछा, दादा क्या मैंने आपके इतने भाषण सुने, अभी वही वही बात आप करते हो? मुझे लगा, मैंने तो पूछ लिया, क्योंकि दादा को मैं कुछ भी पूछता था और वो कुछ भी सवाल का मेरे जवाब देते थे। लेकिन मेरे मित्रों को ये बात बहुत अकड़ गई, कुछ भी पूछता है तो। मुझे लगा दादा चिढ़ जाएंगे। दादा ने कहा, श्याम, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक सवाल तुझे पूछता हूं। तू गए 7 दिनों में क्या क्या तूने खाया और रोज घर में क्या क्या खाता है, इसकी लिस्ट बना के ला। मेरे को लगा ये कौन सा सवाल का जवाब है। फिर मुझे वो गांधी जी की याद आई। गांधी जी के पास एक माता पिता अपने बेटे को लेके आए और कहे कि ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप कहो तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा था 7 दिन बाद आओ। 7वें दिन फिर उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तू गुड़ छोड़ दे। फिर उसके माता पिता ने पूछा कि ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, 7 दिन बाद क्यों कह रहे हो? तो गांधी जी ने कहा कि 7 दिन पहले तक मैं बहुत गुड़ खाता था, अब अगर ये गुड़ खाना तू छोड़ दे ऐसा मैं इसको कहूं तो सबसे पहले तो मैंने सीखना चाहिए गुड़ खाना छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने 7 दिन गए गुड़ नहीं खाया, फिर मुझे विश्वास हो गया कि मैं गुड़ खाना छोड़ सकता हूं, फिर मैंने बच्चे को कहा। मुझे उस कहानी की याद आ गई। मैंने कहा दादाजी ने कहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, तो मैंने लिस्ट बनाई कि मैंने यहाँ, अब ये उरड़ी कांचन में तो उसी ढंग का खाना था, इसलिए घर का भी लिस्ट बना लिया कि घर में क्या क्या मैं 7 दिन में खाता था। लिस्ट लेकर गया तो उसके पहले मेरे ध्यान में आया था कि वही वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। सब्जियों में भी वही वही सब्जियां बार बार आ रही है। दादा बोले कि अभी तूने 7-7 दिन के 14 दिन का रिपोर्ट मेरे सामने रखे, तो पूरे जिंदगी भर का भी हिसाब निकालेगा तो तेरे ध्यान में आएगा कि जिंदगी भर वही वही चीजें मैं खा रहा हूं। तो जीवन से रिलेटेड बातें भी वही वही होती है, बहुत भिन्न नहीं होती है। इसलिए आप बोल बोलकर कितने विषयों पर अलग अलग बोलोगे, विषयों का नाम भी आप अलग लेते हो, इसके बावजूद आपकी वही वही बातें बार बार आएगी, क्योंकि वो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, वो कोई केवल काल्पनिक बातें नहीं है, केवल तात्विक बातें नहीं है। तो जीवन से जुड़ी हुई बातें उतनी ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। और हम खाते भी वही है, खाना वही वही रिपीट करते हैं, कभी कभी चेंज होता है। तो इसलिए मैं हर भाषण में अगर वही विषय रहेगा तो अलग बोलूंगा क्या, और क्यों बोलूंगा? हां, तूने अगर बारीकी से देखा होगा तो तेरे ध्यान में आया होगा कि मेरा भाषण में कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं, जो पॉइंट्स यहां नहीं होते वहां होते हैं। जैसे 3 भाषण मैंने लगातार सुने, एक बीजे मेडिकल के स्टूडेंट्स के सामने उनका भाषण हुआ, एक स्त्री कामगार वर्ग के सामने उनका भाषण हुआ, और एक आम जनता के सामने भाषण हुआ। उनमें बहुत समान मुद्दे थे, लेकिन भाषण रखने का तरीका, मुद्दों का क्रम और कुछ मुद्दे इधर उधर ऐसे थे, वो उन्होंने मुझे ध्यान में ला कर दिया। आगे चलकर मेरे भी जीवन में यही सवाल हुआ। दुलिया में मैं भाषण दे रहा था क्योंकि ज्योतिष परिषद थी वहां पर, अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद का पूना में पहला अधिवेशन हुआ था 1985 में।
तब मैंने उनको चैलेंज किया था, तब मैंने उनको समय मांगा था कि मुझे आपके सामने बात रखनी है। उन्होंने समय नहीं दिया और मुझे बहुत गाली देने लग गए, तो मैं खड़ा हो गया था, तो उन्होंने मुझे उठाकर बाहर कर दिया था। तब मैंने उनको चैलेंज किया था कि मैं आज तक ज्योतिषियों को बहुत सज्जन समझता था, आप भी उसी ढंग के लोग हो, ये मेरे ध्यान में आया। अभी नेक्स्ट अधिवेशन में देखिए मैं आपके खिलाफ कैसे आंदोलन करता हूं। इसलिए उन्होंने धुलिया में भाषण रखा। धुलिया में एक बहुत बड़ा बाबा था, उसके बहुत बड़े गुंडा फौज थी, और 15 दिन तक हम पूरी तरह से स्कूल कॉलेजेस में चौक सभाएं भाषण दे रहे थे, हर जगह पूरा जन जागरण कर रहे थे ज्योतिष के बारे में। कभी विस्तार से वह घटना बाद में आपको सुनाऊंगा। तो कुछ कॉलेज के लड़के जो प्रभावित हुए वो हर जगह आकर आते थे सुनने के लिए, और उनमें से कुछ साइंस स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा, सर हमने आपका भी छठावां भाषण हम सुन रहे हैं, आप वही बातें करते हो। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा मित्र, ये ज्योतिष परिषद है, मैं ज्योतिष के बारे में ही, फल ज्योतिष के खिलाफ ही बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह बात कर रहा हूं, स्कूल में कर रहा हूं, कॉलेज में कर रहा हूं, चौक सभा में कर रहा हूं, कई भाषण आयोजित होते हैं वहां जाकर कर रहा हूं, तो बात तो वही होगी ना। लेकिन तुम्हारे साइंस कॉलेज में जो भाषण हुआ था और स्कूल में भाषण हुआ, उसमें बहुत अंतर है। तुम्हें साम्य पॉइंट ध्यान में है, सिमिलर पॉइंट्स ध्यान में है, डिफरेंट पॉइंट क्या थे ये आपने ध्यान में नहीं दिया। भाषा शैली में क्या फर्क था ये आपने ध्यान में नहीं दिया। स्कूल में मैंने बात बहुत अलग ढंग से रखी थी, साइंस कॉलेज में बात बहुत अलग ढंग से रखी थी, विषय तो वही था, तो पॉइंट्स तो कॉमन ही हो गए। तो ये अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक ही भाषण होता है, क्योंकि विषय आपका एक ही होता है, उसको आपको न्याय देना है। अगर अलग विषय रहेगा तो फिर आपका भाषण बदलेगा। ये तो मर्यादा हर वक्ता को होती है। अभी मैंने एक विषय पर सालों तक वही व्याख्यान दिया है, मुझे ही खुद को बोर होता था। दिन में 3 व्याख्यान दे रहा हूं। कई बार मुझे इतना बोर होता था कि आज का व्याख्यान अगर किसी कारणवश अगर रद्द हो जाए तो ठीक होगा, कैंसिल हो जाए तो ठीक होगा, ऐसा लगता था अंदर से। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, मित्रों से बोलता भी था कि मुझे बहुत हो रहा, आज तो मैं 3 घंटे बोलने ही वाला नहीं हूं। काफी दिनों से पहले से डेट ली है, इसलिए मैं रद्द भी नहीं कर सकता हूं, लोगों ने बहुत तैयारी की है। यह मेरी पहली मानसिकता होती थी। लेकिन एक बार स्टेज में चढ़ने के बाद में जब लोगों को उमड़ा हुआ देखता था, हजारों की तादाद में देखता था, इतने उत्साह से लोग आए हैं, वो तो बेचारे पहली बार सुन रहे हैं, वो तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्यों अन्याय हो। तो पहले 5-10 मिनट में मैं भूल जाता था कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरा आवाज बहुत थका हुआ है, मैं बहुत बोर हो गया हूं, और फिर केवल उनके लिए बोल रहा हूं, और उनका लाइव रिस्पॉन्स, उसके आधार पर फिर वही भाषण दोहराता था। तो आपका विषय अगर एक रहेगा तो वो भाषण तो वही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा अंतर तो आना संभव नहीं। अगर आपका भाषण एक बार परफेक्ट बन गया है तो उसमें ज्यादा अंतर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं और एक उदाहरण दूंगा इस बहाने कि हमने संत और चमत्कार ये विषय लेकर एक विदर्भ में पूरा दौरा निकालने का तय किया कि काफी साल हो गए, जरा वातावरण बने, इसलिए एक पूरे विदर्भ के 11 जिलों में एक दौरा किया जाए। तो जब ये बात तय हुई तब मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि क्या सर हमेशा वही बोलते हो, वही उदाहरण देते हो, कुछ नया कीजिए। मैंने भी नए तरीके से भाषण की तैयारी की। अब इस विषय पर मैं कभी 25 सालों से बोलते आया था, 10 साल पहले की बात है ये। मैंने नए ढंग से विषय रखने का प्रयास किया। उमरेड में पहला भाषण हुआ। ना मेरे आयोजक खुश थे, ना मैं अंदर से खुश था। भाषण तो नए तरीके से रखा, विषय वही है, संत और चमत्कार। फिर रात को हमारी चर्चा हुई, तो फिर मेरे नजदीक के जो मित्र थे, कार्यकर्ता थे, वो कहने लगे सर आज भाषण में वो मजा नहीं आई। मैंने कहा तुम सब लोगों का ही तो आग्रह था, मैं वही बोलता हूं कई सालों से, उसमें चेंज करो, इसलिए मैंने चेंज करने की कोशिश की। अब वक्ता कर तो कोई कमी नहीं है, वक्तृत्व की तो कोई कमी नहीं है, वही है।
फिर भी वो इतने इफेक्टिव नहीं बने, क्योंकि इतने सालों से जो भाषण आप इंप्रोवाइज करते जाते हो, इंप्रोवाइज करते जाते हो, इंप्रोवाइज करते जाते हो, एक परफेक्ट बन जाता है। उसके बाद में उसमें बहुत कुछ डालना संभव नहीं होता है। और फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी अभी जो आवश्यकता थी वो गई, मैं जो हमेशा बोलता हूं वही बोलूंगा। और आगे का पूरा दौरा फिर उसी 51 भाषण थे, आगे का दौरा उसी ढंग के भाषण में देते गया। तो धीरे धीरे आप एक विषय को हैंडल करते हो, सालों साल उस विषय पर बोलते हो, तो वो परफेक्ट होते जाता है। उसमें नई जानकारी आती है, उदाहरण एक हाथ दूसरा नया आ सकता है, लेकिन वो परफेक्ट होते जाता है। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा बदलाव संभव नहीं होते। और ये बुरे वक्ता के लक्षण नहीं है, ये अच्छे वक्ता के ही लक्षण है। लेकिन आप कोई भी विषय पर बोल रहे हो और वही भाषण दे रहे हो तो डेफिनेटली गड़बड़ी है, आप वर्स्ट वक्ता हो। लेकिन वही विषय है और आप बोल रहे हो और आप कई सालों से बोल रहे हो तो भाषण परफेक्ट हो जाता है। उसमें आवश्यक चीजें सभी आ जाती है, उसमें कुछ निकालना और डालना जरा डिफिकल्ट होता है। उदाहरण बदल सकते हैं, एक आधी दूसरी बात इधर उधर हो सकती है, शैली बदल सकती है श्रोताओं के अनुसार। स्कूल है तो अलग ढंग से आप रखोगे, कॉलेज है तो अलग ढंग से रखोगे, सामान्य पब्लिक है तो अलग ढंग से रखोगे, ये फर्क हो सकता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा दादा के, मैं तो बहुत विषयों पर बोलता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर तो इतने विषयों तक। अभी आप अगर यूट्यूब पर देखोगे तो यूट्यूब पर अभी करीबन 1600 वीडियोस अपलोड हुए हैं, बहुत अलग अलग विषय हैं। लेकिन इसके बावजूद वो विषय अगर वही रहेगा तो बात वही आएगी, क्योंकि हम जिंदगी भर वही वही खाना खाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जीवन से संबंधित जो बातें होती है वो बहुत भिन्न नहीं होती है, आसपास एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है, इसलिए ऐसे रिपीटेशन होना संभव है। लेकिन हर विषय को न्याय देने की हमने अच्छे ढंग से कोशिश करनी चाहिए, उसी को अच्छा वक्ता कहते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।